उसका जन्म हुआ एक ऐसी दुनिया में जहाँ लोग अभी भी बिल्कुल जंगली थे। रोज नहाने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। औरतें सिर्फ उन्हीं मर्दों से शादी करती थीं जो सबसे ताकतवर हों, ताकि बच्चे भी मजबूत पैदा हों। और देखते ही देखते वो उस पूरे कबीले का राजा बन गया। अब हालत यह थी कि गांव की हर लड़की उसके बच्चे की माँ बनना चाहती थी। गांव में वक्त तेजी से गुजरता रहा। एक रात पूनम की वो शिकार पर निकला हुआ था। तभी उसने देखा कि उसके एक जाल में कुछ लटक रहा है। कोई आवाज नहीं आ रही थी तो जंगली जानवर तो था नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर पास गया कि देखूं क्या है, और जो देखा उससे आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सहेली उसके जाल में फंसी हुई थी और वो काफी मजेदार पोज में थी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। लड़की गुस्से में तमतमाई और चिल्लाई कि बस देखता ही रहेगा, मदद नहीं करेगा। उसने कहा, यार ये तो बहुत कम देखने को मिलता है। लड़की और भड़क गई, बोली लात मारेगी उसे। उस आदमी ने मजे लेते हुए पूछा, उस नन्हे से पैर से, और फिर उसके पैर पर हल्की सी फूंक मार दी। फिर धीरे धीरे उसकी मालिश करने लगा। परी शर्म से लाल पड़ गई और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। उसने कहा, आग से खेलना बंद करो। आखिरकार जब उसके कबीले के लोग पास आने लगे तो लड़की और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने सोचा, इससे पहले कि सब उसे इस हालत में देख लें, इसे आजाद करना पड़ेगा। लेकिन इस राजा की जिंदगी हमेशा से इतनी आसान नहीं थी। कबीले की औरतें उसके बच्चे को जन्म देने की सोचें, उससे पहले ही मर्दों ने उसका शिकार किया था। तो चलो शुरू से समझते हैं। असल में वो पानी लेने गया था अपना मुंह धोने के लिए, लेकिन आंख खुली तो किसी बिल्कुल अजनबी जगह पर था। सोच रहा था, यहाँ कैसे पहुंचा? कल तो बस शहर में नॉर्मल शॉपिंग कर रहा था। तभी कुछ आवाजें सुनाई दी। कुछ लोग अजीब अजीब बातें करते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। उसने सोचा, ये सब कॉस्प्लेयर्स हैं। उसने जल्दी से पूछा, यहाँ से निकलना कैसे है? तभी एक बच्चे ने उस पर हड्डी फेंकी जो उसके कान के पास से सनसनाती हुई निकल गई। बाल बाल बचा। और आज भी कुछ लोग कहते हैं 7 सेंटीमीटर और छोटा होता तो काम तमाम था। वो जान बचाकर भागा। पीछे से चिल्लाहट आ रही थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि कोई उसे नहीं पकड़ पाएगा। वो दौड़ने में माहिर था। लेकिन तभी एक अलग तरह के भाले ने उसके पेट में वार किया। उसी वक्त सिस्टम एक्टिवेट हुआ। बोला, जीवित रहना है, 12 घंटे सर्वाइव करो तो एक एट्रीब्यूट पॉइंट और एक सर्वाइवल पैक मिलेगा। लेकिन तब तक उस बड़े बालदार आदमी की नजर उस पर पड़ चुकी थी। उसने पूरी ताकत से हड्डी फेंकी। हमारा हीरो जितना तेज भाग सकता था भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सीधे गर्दन पर वार हुआ और वो वहीं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो वो उनके गांव में था। लेकिन 12 घंटे सर्वाइव कर लिया था तो इनाम मिला। उसने वो एक पॉइंट ताकत में लगाया और सर्वाइवल पैक खोला। इससे उसने सभी भाषाएं बोलना सीख ली। एक सर्वाइवल बुक मिली। मैप एक्टिवेट हो गया, जहां जहां गया सब मार्क हो सकता था। और साथ में मिली एक पहाड़ चीरने वाली कुल्हाड़ी। बेसिक मेडिकल नॉलेज के साथ साथ उसने जंगल के बारे में भी बहुत कुछ जाना। आदिवासियों को देखते हुए वो उस आदमी की बात समझ गया जो खुद को सबसे बहादुर बता रहा था, और उस औरत की बात भी जो उसके बच्चे को जन्म देना चाहती थी। शायद उस जमाने में बच्चे की देखभाल का कोई तरीका बना ही नहीं था। उसे लगा ये कोई सिविलाइजेशन वाला गेम है जो अभी शुरुआती स्टेज में है, तो हो सकता है वो यहाँ का प्रेसिडेंट बन जाए या शायद भगवान भी। उसने सिस्टम को कहा, ताकत में एट्रीब्यूट पॉइंट डालो और स्प्लिट माउंटेन एक्स इक्विप करो। जैसे ही वो एक्टिवेट हुई, ताकत अंदर से उमड़ पड़ी। जो रस्सी उसे बांधे हुई थी वो आसानी से टूट गई। लेकिन तभी दो आदिवासी स्टोनबोन और लैंगगुची उसे देख लेते हैं। स्टोनबोन बाकी सबको बोलता है, इसे भागने मत देना। फिर वो दोनों आगे बढ़कर उसे वार्निंग देते हैं कि बचने का कोई रास्ता नहीं। हमारा हीरो अकड़ के साथ चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भगवान का अपमान करने की? स्टोनबोन घूरकर पूछता है, कौन से भगवान की बात कर रहा है? लैंगगुची को देखकर समझ आ जाता है कि यही लीडर है। वो बोलता है, ऊपर वाले ने उसे इन पर राज करने के लिए भेजा है, और चूंकि इन्होंने उसे नाराज किया है तो अब सजा मिलेगी। स्टोनबोन को बस इतना सुनना ही काफी था। वो तुरंत गुस्से में आया और सीधे अटैक कर दिया। तभी सिस्टम ने एक नया मिशन दिया, इन आदिम लोगों को डराकर काबू में करो और इनका नेता बनो। फेल हुए तो स्प्लिट माउंटेन एक्स वापस ले ली जाएगी। ये सुनकर वो घबरा गया, क्योंकि कुल्हाड़ी के बिना यहाँ ज्यादा टिकना मुश्किल होगा। हार मानने से इनकार करते हुए उसने स्टोनबोन का अटैक झेला। वॉर इतना जोरदार था कि आसपास की जमीन हिल गई। इन लोगों की ताकत देखकर वो हैरान रह गया, लेकिन वो जानता था कि उसका अपना बॉडी भी अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। उसने पूरी ताकत से पलटवार किया, और हुआ यह कि स्टोनबोन का हथियार 2 टुकड़ों में कट गया। पूरा कैंप एकदम चुप। लेकिन तभी उसे अंदर से कुछ बुरा लगा, और वो बिल्कुल सही था। स्टोनबोन चिल्लाया, सब मिलकर इस पर टूट पड़ो। घबराहट में वो मुड़ा और भाग गया। स्टोनबोन के लोग हैरान थे कि इसे ड्यूअल समझ रहे थे, जबकि पूरा ग्रुप एक 24 साल के लड़के पर टूट पड़ा था। एक लड़का झपटा तो उसने एक तरफ हटकर पलटवार किया। फिर गुस्से में वार्निंग दी, ज्यादा मत करना, मरने से पहले 5 को साथ लेकर जाऊंगा, पीछे हट जाओ। वो जानता था अगर ये सब एक साथ टूटे तो पल भर में खेल खत्म। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक सारे लोग घबराकर उससे दूर भागने लगे। उसे समझ नहीं आया। तभी सिस्टम ने एक एक्स्ट्रा मिशन दिखाया, एक खतरनाक सेबर टूथ टाइगर को भगाकर इन लोगों की मदद करो। और यह मिशन ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट भी हो चुका था। वो कंफ्यूजन में मिशन देखता रहा, लेकिन जैसे ही एहसास हुआ कि एक सेबर टूथ टाइगर ठीक उसके पीछे खड़ा है, वो कंफ्यूजन एक पल में गायब हो गया। वो जान बचाकर भागा। बाघ पीछे था और भागते भागते उस पर अटैक भी कर रहा था। घबराया हुआ वो सोच रहा था, यहाँ हर चीज उसी को क्यों खाना चाहती है, और सिस्टम ने ऐसा मिशन क्यों दिया? उसे पता था उस बाघ का एक ही काटना आधे बॉडी का काम तमाम कर देगा। तभी
तभी उसे उसके पंजे का गहरा घाव महसूस हुआ और वो बुरी तरह घायल हो गया। उसने खुद को फोर्स किया शांत हो, सोच। तभी दूर से उठता हुआ धुआं दिखा और उसे याद आया सेबर टूथ टाइगर बाकी जानवरों की तरह आग से डरता है। उसने प्लान बना लिया, निकलने का रास्ता सोचने लगा, यहाँ तक कि बाघ को डायरेक्टली चैलेंज भी किया, सामने लड़। जब बाघ हमला करने आया तो वो नीचे फिसलकर बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाघ ने उसके बॉडी को स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया और उसके ऊपर से छलांग लगा गया। डरा हुआ वो फिर भागा। मन में सोचा फिल्म्स ने सच में धोखा दिया है। कोई और रास्ता नहीं देखकर वो सीधे उस आग की तरफ दौड़ा। रास्ते में पेड़ पौधों और जो भी आड़ मिली उसका सहारा लेते हुए वहां तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। बचते और छिपते हुए चेन आखिरकार आग के पास पहुंच ही गया। उसने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और बाघ की तरफ लहराने लगा, उसे डराने की कोशिश में। और राहत की बात यह थी कि जानवर सच में आग से डर गया। चेन ने उसे ललकारा, लड़ने के लिए बुलाया, लेकिन मन ही मन दुआ मांग रहा था कि बस ये पीछे हट जाए। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और वो तुरंत सतर्क हो गया। सोचने लगा कहीं कोई और भी बड़ा जानवर तो नहीं आ रहा। और फिर एक और जानवर की जोरदार दहाड़ गूंजी, जिसे सुनकर वो सेबर टूथ टाइगर खुद डर के मारे कांप उठा और वहां से भाग गया। उसे भागते देखकर चेन सोचने लगा कि आखिर किस चीज ने उसे इतना डरा दिया, और अगर वो भाग रहा है तो अब खुद क्या करना चाहिए। तभी सिस्टम ने अनाउंस किया मिशन कंप्लीट और उसे 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। फिर से आवाजें आने लगी। चेन ने सोचा पहले यहाँ से निकलना जरूरी है। वो उस जगह से चला गया। उसने सिस्टम को बोला 1 पॉइंट ताकत में और 1 पॉइंट चालाकी में लगाओ। जैसे ही वो एक्टिवेट हुए उसे अपने अंदर फर्क महसूस हुआ। वो अब बहुत तेज और हल्का हो गया था। उसने उसी स्पीड से आदिवासियों की तरफ दौड़ लगाई। उसे जिंदा देखकर स्टोन बोन की आंखें फटी रह गईं। उसने हैरानी से पूछा कि उस सेबर टूथ टाइगर ने उसे खाया क्यों नहीं। चेन ने बस मुस्कुराते हुए कहा कि वो जानवर उसके लिए एक बिल्ली के बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने उसे इतना मारा कि वो डर के मारे भाग गया। ये कहते हुए चैन ने मन में सोचा कि अब तो ये लोग उसकी तारीफ करेंगे ही। तभी सिस्टम ने एक और मिशन दिया, इन लोगों को घर बनाना सिखाओ, एक कबीला बनाओ और 18 दिनों के अंदर इनकी संख्या 50 तक पहुंचाओ। उसने ग्रुप को काउंट किया तो बच्चों समेत कुल 15 लोग निकले। 50 तक पहुंचने के लिए उसे दूसरे कबीलों को भी अपने साथ मिलाना होगा। ये बात उसे समझ आ गई। उस रात बाकी सब सो गए, लेकिन चेन की आंखें नहीं लग रही थीं। पेट जोरों से भूख मांग रहा था। उसने डिसाइड किया कि खुद ही खाना ढूंढने जाएगा। उसने देखा कि ये आदिम लोग बिना किसी पहरे के बेफिक्र होकर सो रहे थे, लेकिन उसका पेट फिर गुड़गुड़ाया और खाना सबसे पहली जरूरत बन गई। उसे पहले का भुना हुआ मेमना याद आया, लेकिन वो थोड़ा रुका। अगर कोई चीज उस सेबर टूथ टाइगर को डरा सकती है तो जरूर कोई बहुत खतरनाक जानवर आसपास होगा। उसने खुद को समझाया जो भी हो खाना तो ढूंढना ही है, बस उम्मीद है उस राक्षस से सामना न हो। कुल्हाड़ी हाथ में लेकर वो उसी जगह की तरफ चल पड़ा जहां उसने पहले मेमना देखा था। थोड़ी देर बाद चेन सावधानी से उस जगह पहुंच गया। हर तरफ नजर रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। पास जाने पर उसे आसपास कुछ और शिकार करने वाले जानवर भी दिखे। अब वो नेता बन चुका था तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता था। उसने उन शिकारियों को भी इकट्ठा किया और वापस लौट चला। लेकिन वापस आते वक्त अचानक उसे अजीब सा एहसास हुआ और वो एक गड्ढे में जा गिरा। गुस्से में चिल्लाया किसने ये गड्ढा खोदा है। फिर ध्यान से देखा तो समझ आया कि यह गड्ढा नहीं था, यह किसी बहुत बड़े जानवर का पैरों का निशान था, बिल्कुल डायनासोर जैसा। तब उसे एहसास हुआ कि सेबर टूथ टाइगर देखने के बाद उसे यह समझ जाना चाहिए था कि यह जगह सिर्फ आदिम नहीं है, बल्कि इतिहास के सबसे खतरनाक जीवों से भरा पूरा एक अलग युग है। उसने फैसला किया कि जल्दी से जल्दी सबके लिए एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। अगली सुबह आदिवासियों के बीच खाने के लिए लड़ाई छिड़ी हुई थी। तंग आकर चेन उन पर चिल्लाया कि एक दूसरे से छीनना बंद करो। उसे समझ आया कि इन्हें सब कुछ सिखाना होगा, शेयरिंग से लेकर रिसोर्सेज बचाने तक। चेन ने अनाउंस किया कि आज का खाना पहले उन्हीं शिकारियों को मिलेगा जो कल उसके साथ गए थे। स्टोन बोन ने बताया कि वो लोग बारी बारी से शिकार करते हैं। कल वो एन और हांगू गए थे, आज लूटिंग, हुशियाओ और लांगुची की बारी है। फिर उसने यह भी कहा कि राजा जा रहा है तो सब जाना चाहते हैं। बाकी लोग भी मान गए। तभी चेन की नजर सैम पर पड़ी, वही लड़का जिसने पहले उस पर अटैक किया था। चेन को लगा शायद सैम अभी भी डरा हुआ है, सोच रहा है कि वो उससे नाराज है। उसने सोचा इसे खुश करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। चेन ने सबसे कहा कि जो भी साथ आना चाहे आ सकता है, वो घर बनाने के लिए जगह ढूंढने जा रहा है। यह सुनकर मिया नाम की एक लड़की आगे आई और पूछा कि घर क्या होता है। चेन ने उसे समझाया घर वो जगह है जहाँ वो सब एक साथ एक कबीले की तरह रहेंगे, एक ऐसी जगह जो पेड़ की जड़ों की तरह इस पूरे परिवार को और आने वाली पीढ़ियों को सहारा और सुरक्षा देगी। मिया की आंखें चमक उठी। वो खुशी से दौड़कर चेन के पास आई और उसे गले लगाते हुए पूछा क्या वो अपने राजा के साथ रह सकती है। चेन ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दी, लेकिन मिया इतनी उत्साहित हो गई कि उसने झट से बोल दिया कि राजा उसके साथ रहना और बच्चे पैदा करना चाहते हैं। स्टोन बोन ने चेन से पूछा कि यह घर कहाँ बनाया जाएगा। चेन ने सबको इकट्ठा करके समझाया उत्तर में पहाड़ और दक्षिण में नदी वाली खुली जमीन चाहिए। पीने और खेती के लिए पानी हो, जानवरों के लिए चारा हो, घर बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर हो, और खेती के लिए बीज भी पास में होने चाहिए ताकि जगह सेफ भी रहे। फिर चेन ने यह भी सोचा कि बस्ती समुद्र के पास होनी चाहिए क्योंकि नदी का किनारा उपजाऊ जमीन
देगा और आगे चलकर समुद्री सफर सीखने के लिए भी अच्छी जगह रहेगी। तभी सैम ने कहा कि उसे ठीक ऐसी ही एक जगह पता है। चेन खुश हो गया और सैम से पूछा कि क्या वो उन्हें वहाँ ले जा सकता है। सैम ने कहा कि जगह ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जाने से मना कर दिया। वहाँ गायों का एक झुंड था और वो खतरनाक थी। यह सुनकर चेन और उलझ गया। गायें तो खाने और रिसोर्सेज दोनों का काम आती हैं, तो इनसे डरना क्यों। उसने डिसाइड किया कि वो उस झुंड का शिकार करेंगे और सबको तैयार रहने को कहा। वो सब पूरब की दिशा में अपने आने वाले घर की तरफ चल पड़े। दृश्य बदला। सैम उन्हें उस जगह ले आया था। उसने चेन को बताया कि रास्ता सेफ है, बेफिक्र होकर चल सकते हैं। चेन ने सबसे कहा वक्त बर्बाद मत करो और उस सेबर टूथ टाइगर से मत डरो। उसे पहले ही भगाया जा चुका है और अगर वापस आया तो वो उन सबको प्रोटेक्ट करेगा। सैम ने बताया कि पहाड़ की चोटी से वो देख पाएंगे कि गायें कहाँ इकट्ठा होती हैं। चोटी पर पहुंचते ही सैम ने घबराकर सबको छुप जाने को कहा। गायें नीचे थीं। चेन को तुरंत लगा कहीं कोई बड़ा राक्षस आसपास तो नहीं, लेकिन तभी समुद्र की खुशबू आई। उसने सिस्टम को मैप खोलने को कहा और जो देखा उससे वो खुश हो गया। वो जगह शहर बसाने के लिए एकदम सही थी। अचानक सैम ने उसे पीछे खींचा और चुप रहने का इशारा किया। बोला झुंड आवाज सुन सकता है। थोड़ी देर बाद चेन ने अपनी किताब निकाली और आगे के इलाके में 3 पौधे और 2 जानवर देखे। पौधे थे हरी सूरजमुखी घास, ड्रैगन वाइन और बिग साप की, और जानवर थे धूसर गिलहरी और पिसर वॉस्प। लेकिन गायों का अभी तक कोई पता नहीं था। उसने सैम से पूछा कि वो लोग ठीक कहाँ हैं। सैम ने बताया कि झुंड नदी के मोड़ के पास एक छोटे जंगल में रहता है और उन्हें पास ले चलने की पेशकश की। आधे घंटे बाद वो उस जंगल में पहुंच गए। सैम ने वार्निंग दी कि एक और कदम और गायें सतर्क हो जाएंगी। चेन को यह चुप्पी अजीब लग रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि सैम गायों को लेकर इतना घबराया हुआ क्यों है। तभी उसका ध्यान बदला और वो खुद भी घबरा गया, यह सोचकर कि कहीं कोई बड़ा राक्षस तो नहीं। लेकिन राहत की बात, उस इलाके में सिर्फ एक ही जानवर था। चेन ने सैम से पूछा कि क्या उसे गलत याद है, लेकिन इससे पहले कि सैम कुछ बोलता एक पेड़ हिलता दिखा। सैम ने कहा ऊपर देखो। चेन ने ऊपर देखा और वहीं रुक गया। वो जम गया। मन में बस एक ही सवाल था, ये किस तरह का राक्षस है। सिस्टम ने आइडेंटिफाई किया, लोहे के काले सींग वाली गाय। आड़ में छिपे स्टोन बोन ने घबराते हुए पूछा कि क्या वो सच में उस जानवर का शिकार करने की सोच रहे हैं। चेन खुद भी उतना ही तनाव में था, लेकिन उसने हाँ कहा और सबको घात लगाने का आदेश दिया। खुद जाकर पहले जायजा लेने गया। बाकी सब उसे हैरानी से देख रहे थे, सोच रहे थे कि उनका राजा कितना जांबाज है। लेकिन पेड़ के पीछे चेन लगभग रोने वाला था। मन में सोच रहा था यह सब कैसे हो गया। वो नहीं चाहता था कि पूरा कबीला मर जाए। अब बस अपनी फुर्ती पर भरोसा करना होगा। उसने एक बार और ध्यान से देखा तो पता चला कि छोटी गायें भी उससे बड़ी थीं। उसने सही मौके का इंतजार किया। शांत रहते हुए उसने उस गाय के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, गाय की नजरें बदली और वो दहाड़ उठी और उसके पास जाते ही पूरा झुंड उसके पीछे दौड़ पड़ा। चेन नदी के उस पार छलांग लगाते हुए चिल्लाया, पीछे आना बंद करो। कबीले के पास वापस आया तो उन लोगों ने पूरी बात को उल्टा समझ लिया। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका राजा बहादुरी से पूरे झुंड को उनसे दूर ले जा रहा है, सबकी रक्षा कर रहा है। वो आपस में फुसफुसा ही रहे थे कि चेन ने बिना रुके एक पहाड़ी से छलांग लगा दी और उस पर जा गिरा। अचानक पहाड़ी हिल उठी। चेन सोचने लगा अभी क्या हुआ। नीचे देखा तो एक गाय पहाड़ से जा टकराई थी, क्योंकि वो रुक ही नहीं पा रही थी। ये देखकर उसे एक आइडिया आया, गायें इतनी ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकती तो पूरे झुंड को नीचे लाओ। उसने पीछे मुड़कर सोचा कि अब आगे क्या करें। नीचे वो गुस्साई गायें इंतजार कर रही थी तो उतरना मुश्किल था। एक ही रास्ता था और ऊपर चढ़ो। चेन चढ़ता गया और जब शिखर पर पहुंचा तो जो नजारा देखा उससे उसकी आंखें खुली रह गईं। यही था जो वो ढूंढ रहा था। वो बिल्कुल सही जगह थी। उसी पल उसने डिसाइड कर लिया कि यहीं वो अपना साम्राज्य बनाएगा। मन में एक अजीब सा जोश था। लगा कि उसका असली सफर अभी शुरू हुआ है। दूसरी तरफ सैम ने झुंड को पीछे हटते देखा और सोचने लगा कि उनका राजा गया कहाँ। स्टोन बोन को लगा कि चेन गायों के नीचे दब गया होगा। वो एक पेड़ पर चढ़ गया। सोचा कम से कम उसकी कुल्हाड़ी तो उठा लेगा। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, चेन की कुल्हाड़ी उड़कर सीधे उसके पास आ गई और वहीं अटक गई। स्टोन बोन की बोलती बंद। चेन ने ऊपर से उसका मजाक उड़ाया, बोला अपने राजा को मरा हुआ मान लिया था। सैम और बाकी सबने चेन को जिंदा देखा तो जान में जान आई। स्टोन बोन ने पूछा क्या गायें सच में इतनी ताकतवर थीं? चेन ने बताया कि वो उनका मांस खाकर खुद को और मजबूत बनाने की सोच रहा है और पूछा कि क्या बाकी लोग भी थोड़ा चखना चाहते हैं। स्टोन बोन और सैम दोनों ने साफ मना कर दिया। बोले उन गायों को हरा नहीं सकते और अगर किसी तरह हरा भी दिया तो भी वो उनका मांस नहीं खाएंगे। चेन गुस्से में बोला, क्या उसकी बात सुन नहीं रहे, बस जवाब चाहिए। सब एकदम से घबरा गए और झट से हाँ बोल दी। हाँ हाँ, मांस खाना है। चेन ने कहा कि वो इन सबको हथियार बनाना और उनसे शिकार करना सिखाएगा। 3 दिन बाद वापस आएंगे और उन गायों का काम तमाम करेंगे। अगले सीन में चेन ने एक ही बार में पेड़ के 2 टुकड़े कर दिए। सब देखते रह गए। स्टोन बोन ने आगे बढ़कर पूछा कि पेड़ क्यों काटा, इस पर तो फल भी नहीं थे। चेन ने समझाया कि इससे हथियार बनाएंगे, सब ध्यान से देखो। फिर उसने सबको लकड़ी के डंडों से भाले बनाना सिखाया। भाले बनाते वक्त उसे महसूस हुआ कि उसकी टेक्निक में कुछ इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। फिर उसने उन्हें दिखाया कि शिकार में भाला कैसे काम करता है। पूरा कबीला हैरान रह गया।
इससे पहले वो बस लकड़ी इकट्ठा करते थे, कभी सोचा नहीं था कि यह इतनी खतरनाक चीज बन सकती है। सब उत्साहित हो गए और बोले कि वो खुद भी आजमाना चाहते हैं। चेन ने स्टोन बोन को पहले जाने को कहा। जब वो प्रैक्टिस कर रहा था, चेन और भाले बनाता रहा। कुछ ही घंटों में पूरा कबीला साथ में प्रैक्टिस करने लगा। अभ्यास के बीच चेन ने लियू तांग और हुजाओ को बुलाया और कहा कि दोनों मिलकर उस पर अटैक करें। दोनों गुस्से में उस पर टूट पड़े, लेकिन चेन आराम से दोनों हमलों से बच निकला। फिर उसने पलटवार किया और हुजियाओ को बेहोश कर दिया। गुस्से में लियू तांग ने फिर हमला किया और इस बार थोड़ा खून बहाने में कामयाब रहा। सब देखते रह गए। चेन ने लियू तांग से कहा कि अगर भाले की नुकीली नोक लगाई होती तो अब तक वो खत्म हो चुका होता। लियू तांग चिल्लाया कि उनका राजा तो भगवान जैसा है, इसे कोई हरा नहीं सकता। चेन ने समझाया कि ये लोग ताकत पर निर्भर हैं, स्किल पर नहीं। भाले का असली फायदा उसकी नोक में है। दुश्मन पर या शिकार पर सटीक निशाना लगाना सीखो, यही काम आएगा। फिर उसने सबको दूर से भाला फेंकने की प्रैक्टिस शुरू करने को कहा। एक टारगेट तय किया और बारी बारी से सबने कोशिश की, लेकिन कोई निशाने पर नहीं लगा पाया। चेन सोचने लगा शायद इनमें से किसी में टैलेंट नहीं है। तभी अचानक एक भाला सीधे टारगेट पर जा लगा। चेन ने पलक झपकाई। बाकी सब भी हैरान, किसने निशाना लगाया? उसने मुड़कर देखा तो हुआंगशु खड़ा था। चेन ने पूछा, तूने फेंका था? हुआंगशु ने बस इतना पूछा, क्या मैं जीत गया? चेन ने हाँ कहा और उसे इनाम में 2 भाले दे दिए। तभी कोई दौड़ता हुआ आया और बोला कि एक जानवर पास आ रहा है। चेन ने सबको तैयार होने का आदेश दिया, लेकिन अंदर से खुश था। इस शिकार से सबको असली एक्सपीरियंस मिलेगा। जंगल से एक जानवर निकला और दहाड़ा। चेन तुरंत उस पर टूट पड़ा और चिल्लाया, आज रात का खाना यही है। लड़ाई शुरू होते ही चेन ने सबको आदेश दिया, घेर लो और मेरे इशारे का इंतजार करो। उसने पहले हमला किया और जानवर की गति धीमी होने लगी। फिर स्टोन बोन और हांगी को पीछे से भाले फेंकने का आदेश दिया। उन्होंने वार किया तो जानवर और ज्यादा गुस्से में आ गया और चेन को पीछे धकेल दिया। उसका भाला टूट गया। वो जानता था कि जल्दी आगे बढ़ना होगा, लेकिन तभी हुआंग ने एक भाला फेंका जो सीधे जानवर के मुंह पर जा लगा। चेन उसकी सटीकता देखकर रुक गया। जल्द ही बाकी सब भी भाले फेंकने लगे। सैम एक पेड़ पर बैठा सही मौके का इंतजार कर रहा था। उस भारी हमले के बीच जानवर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन चेन ने उसे रोक लिया और सैम को इशारा किया। सैम झपटा और भाला सीधे उसके सिर में घुसा दिया। जानवर और भी उग्र हो गया। सब घबरा गए। सैम अब खतरे में था। हाथ में वही भाला था जिससे उसने वार किया था। चेन दौड़कर आया, ऊपर उछला और पूरी ताकत से कुल्हाड़ी नीचे मारी। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका धुएं में डूब गया। सब घबराकर चिल्लाने लगे, राजा जिंदा है? धुआं छौंटा तो चेन ने उन्हें चिल्लाना बंद करने को कहा और हंसते हुए बोला कि लग रहा है जैसे आत्माओं को बुला रहे हो। फिर उसने सबकी तारीफ की और बोला कि आज रात अच्छा खाना होगा। पूरा कबीला एकदम उत्साहित हो गया। सैम की परफॉर्मेंस के लिए उसने खास तारीफ की और हुआंग को बताया कि वो इस शिकार का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। अब से वो उसके साथ शिकार पर जाएगा और चेन उसे नए हथियार आजमाने को देगा। थोड़ी देर बाद सीन बदला। स्टोन बोन बाकी कबीले वालों के सामने बड़ी बड़ी हाँक रहा था कि कैसे उसने चेन की मदद की उस जानवर को मारने में। तभी मिया मांस का एक टुकड़ा लेकर वहां से गुजरी। स्टोन बोन ने उसे आवाज दी और देने को कहा। मिया ने साफ मना कर दिया, बोली ये मांस राजा के लिए रखा है। उसने वो मांस चेन को दे दिया। चेन ने पूछा, क्या ये लोग सच में इसे कच्चा खाने वाले हैं? मिया ने उसकी तरफ देखा और पूछा, इसमें गलत क्या है? चेन ने कहा कि उसे याद है इन लोगों ने पहले आग पर खाना पकाया था, तो अब कच्चा क्यों खा रहे हैं? मिया ने समझाया कि पिछली बार आग का जरिया कहीं खो गया था, तो कच्चा खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। यह सुनकर चेन को याद आया कि आग ने इंसानी जिंदगी कैसे बदली थी। जानवरों को दूर रखा, रहने की जगह को सेफ बनाया, खाने को बेहतर किया। उसने डिसाइड किया कि इस कबीले को एक और तोहफा देने का वक्त आ गया है। इन्हें आग जलाना सिखाएगा। उसने एक टूटा हुआ भाला उठाया और उसे लकड़ी के एक टुकड़े पर रगड़कर चिंगारी निकाली। फिर सबसे कहा कि लकड़ी का बुरादा और पेड़ की रुई एक खांचे में भर दो। फिर छड़ी को हथेलियों के बीच घुमाया और रगड़ से आग जल उठी। आग देखते ही पूरा कबीला आंखें फाड़े खड़ा रहा और चेन की तारीफ करने लगा। स्टोन बोन इतने जोर से चिल्लाया कि दूर तक सुनाई दे, राजा ने आग जलाई। चेन ने तुरंत उसे पकड़ा और दबी आवाज में बोला, चुप रह। इसके तुरंत बाद सिस्टम ने उसे 10 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स का इनाम दिया। चेन सोचने लगा कि ये पॉइंट्स कमाना तो काफी आसान है। पहले उसे पता नहीं था कि ये किस काम आते हैं, लेकिन चेक करने पर पता चला कि इन टेक्नोलॉजी पॉइंट्स से खानदानी बीमारियां पकड़ी जा सकती हैं और हर बार 10 पॉइंट्स लगते हैं। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि सैम आया और बोला कि मांस बांटते वक्त उसने देखा कि एक जंगली सुअर अपने बच्चों को दूध पिला रहा था। इससे उसे शक हुआ कि बच्चे आसपास ही हैं और जब उसने उस इलाके को ढूंढा तो वो मिल भी गए। तुरंत ही चेन को एक एक्स्ट्रा मिशन मिला, सुअर के बच्चों को बाड़े में बंद करके पालतू बनाओ। सिस्टम ने पूछा कि क्या वो इसे एक्सेप्ट करना चाहता है। चेन ने मिया और सैम को बच्चों को वापस लाने के लिए भेजा। उसने उन्हें सावधान रहने को कहा और यह भी कि छोटे बच्चों को चोट नहीं लगनी चाहिए, उसे हर एक जिंदा चाहिए था। मिया ने सैम का हाथ पकड़ा और दोनों उन बच्चों की तरफ दौड़ पड़े। चेन ने डिसाइड किया कि उनके लौटने से पहले एक सुअर बाड़ा तैयार कर लेगा। उसने स्टोन बोन को बुलाया और कहा कि खाना खाने के बाद आ जाए, काम है। फिर सीन शाम का हो गया। स्टोन बोन शाखाएं ढो रहा था और
अपने दोस्तों से पूछ रहा था कि राजा को इतनी सारी शाखाएं क्यों चाहिए। जब वो मांद में वापस आया तो उसने देखा कि सब लोग कुछ अजीब सी चीज बना रहे हैं। हैरान होकर उसने हांगू से पूछा, ये क्या बन रहा है? हांगू ने बताया कि राजा इसे घास की रस्सी कहते हैं और ये उन लताओं से कहीं ज्यादा मजबूत है जो वो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। बनाने का तरीका भी बताया, पहले भूसे को चिकना करो, फिर रेशों को आपस में मिलाकर रस्सी बनाओ। स्टोनबोन और चिढ़ गया क्योंकि उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। चेन ने उसे इधर उधर खड़े रहने से मना किया और शाखाएं लाने को कहा। फिर उसने सबको टहनियां उठाने और घास की रस्सियों को एक तय पैटर्न में बांधने को कहा। कम से कम 5 लकड़ी के फ्रेम्स बनाने थे। उसके बाद उसने सबसे कहा कि उन फ्रेम्स को खोदे हुए गड्ढों में लगाओ, फिर उन्हें ऊपर से आपस में बांधकर पिंजरे का शेप दिया और पुआल से अच्छी तरह ढक दिया। जैसे ही यह पूरा हुआ, पूरा कबीला सुअर बाड़े के अंदर घुस गया और उस पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ने लगा। हर कोई वहां रहना चाहता था और राजा के बच्चे पैदा करना चाहता था। यह देखकर चैन अकड़ गया और बोला, यह सुअर बाड़ा तुम्हारे लिए नहीं है। तभी सैम और मियाँ शावकों को लेकर वापस आ गए। चेन ने सैम को कहा कि सुअर के बच्चों को अंदर रख दे। यह सुनते ही स्टोनबोन रोते हुए चेन के पास दौड़ा और चिल्लाने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। वो बार बार बोलता रहा कि इतना अच्छा घोंसला जंगली सुअरों के लिए बर्बाद नहीं होना चाहिए। एजेंट भी चेन से लिपट गया और स्टोनबोन की बात से सहमत हो गया। वो सब उसी घोंसले में रहना चाहते थे। स्टोनबोन ने यह भी कहा कि उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो राजा के साथ चैन से रह सके। चेन ने गुस्से से उन्हें धक्का देकर दूर किया और बोला कि उसे किसी मर्द के साथ गले लगने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर बोला कि अभी सुअर बाड़ा चाहिए तो ले लो, लेकिन जब असली घर बनेंगे तो उनमें से किसी को जगह नहीं मिलेगी। एन एकदम रुक गया, फिर जल्दी से बोला कि अगर कोई बेहतर जगह मिलेगी तो वो कहीं और रहने को तैयार है। स्टोनबोन को यह जगह दे दो। स्टोनबोन ने भी मना कर दिया। चेन ने उसकी शिकायत को अनसुना किया और सैम को बोला कि सभी सुअरों को अंदर कर दो। हुआंगशु पास आया और पूछा कि जानवर तो खाने के लिए होते हैं, तो इन जंगली सुअरों को जानवर पालना क्यों सीख रहे हैं? चेन ने पूछा। बिना शिकार किए खूब सारा खाना चाहिए। हांगू ने उत्साह से हाँ कहा। चेन ने समझाया कि अगर इन बच्चों को पालें और सुअर पैदा हों तो खाने की कोई कमी नहीं रहेगी। इससे जानवर पालने का मिशन पूरा हो गया और चेन को इनाम मिल गया। उसने खोला तो उसमें नमक का एक पैकेट था और साथ में तले हुए क्लैम बनाने की एक रेसिपी भी थी। चेन इनाम को घूरता रहा, सोचने लगा कि क्या सिस्टम उसे शेफ बनाना चाहता है, लेकिन सिस्टम ने यह भी बताया कि रेसिपी वाले काम पूरे करने पर स्पेशल रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। यह देखकर उसने ठान लिया कि खाना पकाने की कोशिश करेगा। उस रात देर से जब सब सो चुके थे, सिर्फ चेन और सैम जाग रहे थे। चेन ने सैम की हर रोज की मेहनत की तारीफ की। सैम ने कहा कि जब उन्हें पकड़ा गया था तब उसने मुश्किलें खड़ी की थी, इसलिए लगा कि और तकलीफ झेलना सही है। चेन हंसा और उसे गले लगाया, उसे भरोसा दिलाया कि वो कोई शिकायत नहीं कर रहा। फिर पूछा कि क्या आसपास कोई और कबीला रहता है? सैम ने कहा कि कुछ लोगों से मिलना हुआ था, लेकिन कोई दोस्ताना नहीं था और वो लोग उसके अपने लोगों से काफी अलग दिखते थे। चेन ने पूछा, वो कबीले कहाँ हैं? सैम ने बताया कि उसे 3 कबीलों के बारे में पता है, नारियल के बागों वाला कबीला, खाड़ी वाला कबीला और विशाल पत्थर वाला कबीला। तीनों काफी दूर थे, किसी तक भी पहुंचने में कम से कम 1 दिन और 1 रात का सफर लगता था। चेन ने हर एक के बारे में डिटेल में पूछा। सैम ने नारियल के बागों वाले कबीले से शुरुआत की। तकरीबन 30 से 40 लोग लड़ाई झगड़े के शौकीन नहीं, लंबे सफर में माहिर और एक ताकतवर औरत की अगुवाई में चलते हैं। फिर खाड़ी वाले कबीले की बात की, वो भी 30 से 40 लोग, लेकिन कहीं ज्यादा खतरनाक। सैम के मुताबिक वो हमेशा आपस में ही लड़ते रहते थे। और आखिर में उसने विशाल पत्थर वाले कबीले के बारे में बताया, तीनों में सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा। वो लोग आमतौर पर दक्षिण पश्चिम के एक पहाड़ पर रहते थे और कभी कभी ही नीचे आते थे। सैम ने यह भी सुना था कि उनके नेता के पास कोई अलग ही ताकत थी और वो बिना हथियार के बाघ को मार सकता था। ये सब सुनकर चेन ने सोचा कि अगर सैम की बात सही है तो नारियल के बाघों वाला कबीला सबसे पहले मिलाने के लिए सबसे सही रहेगा। बाकी दोनों बहुत पेचीदा और बेभरोसेमंद लग रहे थे, तो उन्हें अपने साथ लाने का कोई शांतिपूर्ण रास्ता ढूंढना होगा। तभी उसे पीछे से किसी की आहट महसूस हुई। मुड़कर देखा तो मियाँ उसे पीछे से गले लगा रही थी। उसने पूछा कि सो क्यों नहीं रहा और क्या उसके साथ कुछ मजेदार करना चाहता है। चेन तनाव में आ गया और साफ मना कर दिया। मियाँ एक अजीब अंदाज में बैठ गई और पूछा कि क्या वो उसे बिल्ली के बच्चे जैसी लग रही है। चेन और घबरा गया। उसने झट से सैम का हाथ पकड़ा और बोला कि सैम को किसी चीज में मदद चाहिए, बाद में बात करेंगे, और उसे लेकर वहां से निकल गया। मियाँ थोड़ी आहत हुई। अगली सुबह सीन फिर बदला। चेन और सैम समुद्र किनारे खाड़ी वाले कबीले का इंतजार कर रहे थे। रात भर इंतजार के बाद आखिरकार वो लोग किनारे पर आए, डोडो पक्षी का शिकार करने। चेन खुश हुआ कि आखिर आ गए, लेकिन तभी उसने देखा कि खाड़ी वाले कबीले के लोग उस पक्षी के लिए आपस में ही लड़ने लगे। उसने सोचा कि अगर इस कबीले को अपने साथ मिला लें तो सिर्फ संख्या नहीं बढ़ेगी, बल्कि डोडो जैसे रिसोर्सेज भी मिलेंगे। सैम ने बताया कि उनके कबीले की संख्या खाड़ी वालों की आधी से भी कम है। सीधी लड़ाई में जीतना मुमकिन नहीं। चेन को लगा कि शायद ज्यादा ताकतवर हथियार से यह बैलेंस बदला जा सकता है, लेकिन पहले उन गायों के झुंड से निपटना जरूरी है। उसके बाद उन रिसोर्सेज से और भी बेहतर हथियार और टूल्स बनाए जा सकते
सकते हैं। यह सोचकर वो दोनों वापस अपने ठिकाने पर लौट आए। चेन को वापस आता देखकर सबके चेहरे खिल गए। स्टोनबोन बोला कि उन्हें लग रहा था कि राजा ने उन्हें छोड़ दिया। चेन ने सबसे माफी मांगी और कहा कि अभी बहुत काम बाकी है। उसने स्टोनबोन को भाला फेंकने का अभ्यास जारी रखने का आदेश दिया और हुआंगशु को बाकी लोगों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी। एक ही दिन में जितना हो सके उतना बेहतर बनाना है। तभी मियाँ एक पत्ता लेकर आई और बोली कि शौचालय जाने के बाद इसे इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है। चेन ने जवाब दिया कि लकड़ी के भाले तेज करने में मदद चाहिए। मियाँ बाकी औरतों को इकट्ठा करे और पत्थर लाए। थोड़ी देर बाद मियाँ सब औरतों के साथ वापस आई। हर किसी के हाथ में पत्थर थे। उसने पूछा कि क्या ये काम आएंगे। चेन ने हाँ कहा और समझाया कि पत्थरों को गीले पत्थर पर तब तक रगड़ो जब तक तेज धार या नोक न बन जाए। फिर उस तेज पत्थर को रस्सी से लकड़ी के डंडे से बांध दो। बस पत्थर की नोक वाला हथियार तैयार। औरतों को यह काम बहुत अच्छा लगा, लेकिन चेन को गुस्सा आया कि इसके बदले सिस्टम ने सिर्फ एक पॉइंट दिया। उसने उनसे कहा कि काम जारी रखें और जो बनाए वो उसे दिखाएं। मियाँ झट से चेन को बुलाकर बोली कि उसने बना लिया। उसने देखा तो पता चला कि मियाँ ने दोधारी तलवार बना दी थी। उसने उसकी तारीफ की। मियाँ खुशी से मुस्कुराई और उसी पल चेन ने एक हिडन फीचर अनलॉक किया, टैलेंट खोज। उसने मियाँ को चेक किया तो सिस्टम ने बताया कि उसमें औजार बनाने की गजब की काबिलियत है। मियाँ ने देखा कि वो उसे घूर रहा है। शर्माते हुए पूछा कि इस तरह क्यों देख रहा है। चेन ने सवाल को इग्नोर किया और औरतों से कहा कि जितने हो सके उतने भाले और कुल्हाड़ियां बनाओ। धीरे धीरे उन्होंने कुल 30 भाले और कुल्हाड़ियां बना ली। चेन ने मियाँ की खास तारीफ की क्योंकि आधे से ज्यादा उसी ने बनाए थे। तभी उसने देखा कि पत्थर रगड़ने से मियाँ के हाथ छिल गए थे। चेन ने फिक्र जाहिर की तो मियाँ शर्मा गई और तुरंत बाकी लड़कियां भी आ गईं और पूछने लगीं कि क्या वो उनकी भी परवाह करता है। चेन ने कहा यह वैसा नहीं था जैसा सोच रही हैं, लेकिन वो पहले ही काफी करीब आ चुकी थी। वो जल्दी से वहां से निकला और बोला कि आज का काम बस इतना ही, सब आराम करो। और फिर वो मर्दों की ट्रेनिंग की तरफ चल पड़ा, ये देखने की अभ्यास कहाँ तक पहुंचा है। अचानक लकड़ी का एक लट्ठा चेन की तरफ आया। उसने वक्त रहते चकमा दिया और समझ गया कि यह कबीले की ट्रेनिंग का हिस्सा था। हांगू ने इन सबको सच में अच्छे से तैयार किया था। चेन ने पूछा कि सब कैसा कर रहे हैं। हांगू ने कहा कि सबने काफी तरक्की की है, अब आसानी से निशाना लगा सकते हैं। चेन की टैलेंट खोज ने बताया कि हांगू भाले फेंकने में सच में माहिर था। हांगू ने आगे बताया कि लुइंग बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके भाले फेंकने का टाइम सही नहीं है और वो अपनी पूरी ताकत सिर्फ स्टोन बोन के साथ ही दिखाता है। लांगुची इस टेक्निक को पूरी तरह समझने वाला पहला बंदा था और सबसे ज्यादा हैरानी उसे हांगू और स्टोन बोन की टीम वर्क से हुई। अकेले दोनों ठीक ठाक थे, लेकिन साथ मिलकर एक साथ 4 भाले बारी बारी से फेंकते थे और नतीजे सबसे बेहतर निकलते थे। चेन खुश हो गया। इस रफ्तार से उन काले बैलों के झुंड से निपटना मुश्किल नहीं होना चाहिए। स्टोन बोन ने पूछा कि क्या उसे सच में यकीन है। चेन ने हाँ कहा, लेकिन सावधानी के तौर पर उसका सीक्रेट हथियार भी साथ चलेगा। हांगू ने हैरानी से पूछा कि सीक्रेट हथियार क्या है। चेन ने कुछ काले पत्ते निकाले, सबको ध्यान से देखने को कहा और जितना हो सके उतना इकट्ठा करने का आदेश दिया। साथ में यह भी वार्निंग दी कि खुले घावों से इन पत्तों को मत छूना। इन पौधों में एक नेचुरल चीज थी जो लकवा मार देती है। उस रात चेन एक पत्थर को आकार देने बैठ गया। मियाँ सभी भाले लेकर आई और पूछा कि उसने चट्टान में यह उथला गड्ढा क्यों बनाया है। चेन ने बताया कि यह एक ओखली है और जल्द ही पता चल जाएगा कि क्यों। उसने कहा कि औरतों को इकट्ठा करो, पत्थर की गदा से इन पत्तों को अंदर कूटो, फिर वो पेस्ट लकड़ी के भालों की नोकों पर लगा दो। लुडिंग आकर बोली कि मर्द भी गदा से मदद करना चाहते हैं। चेन ने उन्हें आराम करने को कहा। शिकार के लिए उनकी ताकत बचाकर रखनी होगी। थोड़ी देर बाद सुबह हुई। चेन भुना हुआ मांस खा रहा था और उस पर नमक छिड़क रहा था। तभी मियाँ ने अचानक उसकी तरफ एक भाला फेंका, उसे बताने के लिए कि लेप का काम पूरा हो गया है। चेन उठा। उसने औरतों को कहा कि शिविर और बच्चों की रखवाली करें और पीछे रुकें। बाकी सबको पहाड़ पर उसके पीछे आने का आदेश दिया। कबीले के लोग जोश से भर गए और अपने हथियार उठा लिए। उन जानवरों को दिखाने का वक्त आ गया था। थोड़ी देर बाद सब पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। एन ने पूछा कि क्या राजा का अकेले चारे की तरह आगे जाना सही है। वो साफ घबराया हुआ था। स्टोन बोन ने जवाब दिया कि उनके राजा बेहद ताकतवर हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। सैम ने बीच में कहा कि सब तैयार रहें, नदी के पास कुछ हलचल हो रही है। स्टोन बोन ने मियाँ और बाकी औरतों को कहा कि भाले सही वक्त पर बांटें, खासकर सैम को जब वो पहाड़ पर अपनी जगह पर पहुंच जाए। उनके राजा ने सब कुछ दांव पर लगाया था, उन्हें खोना बर्दाश्त नहीं था। तो हुआ यह था, 10 मिनट पहले चेन काले सांडों के पास घूम रहा था। मन में सोच रहा था कि पिछली बार की तरह स्टोन माउंटेन की तरफ भाग जाना अभी भी सबसे सुरक्षित रास्ता है, लेकिन सावधानी बरतते हुए उसने पहले एक छोटे सांड को छेड़ने का फैसला किया। वो एक छोटे बैल के पास गया और उस पर पत्थर फेंका, फिर जोर से खुद को झुंड का नेता कहा और उसे चैलेंज दिया कि आ लड़। काला बैल तुरंत आग बबूला हो गया और देखते ही देखते 3 बैल चेन पर टूट पड़े। भागते हुए चेन ने स्टोन बोन को आवाज दी, पहले काले बैल को निशाना बनाओ। स्टोन बोन ने तुरंत सबको तैयार होने का आदेश दिया और भाले एक साथ छूटे। काम हो गया, काले बैल घायल हो गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए सैम ने सीधे उनकी गर्दन पर भाले फेंके। बैल पहाड़ से जा टकराए। चेन एक
चट्टान पर कूदकर ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन हाथ फिसल गया। आखिरी पल में स्टोन बोन ने उसे पकड़ लिया और सेफ जगह पर खींच लिया। चेन ने आदेश दिया कि जब तक बैल कमजोर हैं, अटैक जारी रखो। स्टोन बोन आगे बढ़ा और सबको डायरेक्शन देने लगा। यह देखकर चेन को असली अगुवाई की झलक मिली। उसे समझ आया कि स्टोन बोन दूसरों को आदेश देने में इतना माहिर क्यों है। उसने मन में सोचा कि इसे एक सच्चा नेता बनाने के लिए तैयार करना सही रहेगा। स्टोन बोन थोड़ी देर बाद लौटा और बोला कि बैल शांत होते दिख रहे हैं। चेन खुश हुआ। बेहोशी की दवा उम्मीद से ज्यादा तेजी से असर कर रही थी। तभी सैम चिल्लाया कि बाकी झुंड भी उनकी तरफ दौड़ रहा है। चेन उनकी स्पीड देखकर चौंक गया, फिर भी उसने सबको घबराने को मना किया। यह प्लान का हिस्सा था। बस उन 3 बैलों को खत्म करना था और यह पक्का करना था कि कोई भाग न पाए। काले बैल पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे चल रहे थे। जहर का असर दिख रहा था। चेन ने सबको उनके पैरों पर निशाना लगाने और भागने से रोकने को कहा। स्टोन बोन ने सबको एक साथ भाला फेंकने का आदेश दिया और तीनों बैल आखिरकार जमीन पर आ गए। चेन ने रुकने को कहा, लेकिन स्टोन बोन बोला कि अभी नरमी दिखाने का वक्त नहीं है। बाकी झुंड के आने से पहले इन तीनों से निपटना जरूरी है। चेन ने पूछा कि कितने भाले बचे हैं। मियां ने जवाब दिया कि अभी भी 28 भाले हैं। फिर चेन ने सैम को आने वाले झुंड को काउंट करने को कहा। सैम ने अंदाजा लगाया कि करीब 20 सांड हैं। चेन ने कहा कि इसीलिए रुकने को कहा था। भाले बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं थी। हांगू ने पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि उन 3 काले सांडों पर की गई पूरी मेहनत छोड़ दें? चेन ने कहा, नहीं, यह अभी भी प्लान का हिस्सा है। उसका कभी इरादा नहीं था कि छोटी टुकड़ी पूरे झुंड से सीधे लड़े। शुरू से असली निशाना सरदार था। एक बार सरदार मर जाए तो बाकी सांड अपने आप तितर बितर हो जाएंगे। उसे बाहर निकालने के लिए चारे की जरूरत थी। इसीलिए उन काले सांडों को जिंदा रखना और भागने न देना इतना जरूरी था। चेन ने आगे बताया कि ओरिजिनली उसने सिर्फ एक सांड को इस्तेमाल करने की सोची थी, लेकिन 2 एक्स्ट्रा सांडों पर उम्मीद से कहीं ज्यादा भाले खर्च हो गए। अचानक सैम चिल्लाया कि काले सांड का सरदार दिख रहा है और वो किसी राक्षस जैसा लग रहा था। सरदार दहाड़ा और पूरा झुंड करा पहाड़ की तरफ हमला करने दौड़ पड़ा। पहले तो चेन और बाकी सब सोचने लगे कि क्या ये बैल पागल हो गए हैं, लेकिन चेन को जल्दी ही एहसास हुआ कि सरदार का अभी लड़ने का कोई इरादा नहीं है और तभी सबको समझ आया। पहाड़ ढहने लगा था। चेन ने सबको चिल्लाया कि पीछे भागो और छुप जाओ, लेकिन मियां वक्त पर नहीं बच पाई और पहाड़ के टूटने से गिर गई। बिना एक पल सोचे चेन उसके पीछे कूद गया और एगॉन को भी साथ आने को कहा। हू जियाओ और लांगू चोई भी मदद के लिए नीचे आ गए। अब लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हू जियाओ ने एगॉन से पूछा कि क्या बैलों पर अटैक कर दें। एगॉन ने कहा, जल्दबाजी मत करो, नेता के आदेश का इंतजार करो। इधर चेन दबाव में था। उसे एहसास हो गया था कि बैल सरदार उसकी चाल भांप चुका है। यह सोचकर वो बेचैन हो गया। स्टोन बोन ने पहाड़ पर बचे लोगों से कहा कि नेता की रक्षा के लिए नीचे आओ, लेकिन चेन ने जोर से चिल्लाया, नहीं, ऊपर रहो और भालों से अटैक करते रहो। और फिर असली लड़ाई शुरू हुई। चेन अपनी कुल्हाड़ी से लड़ रहा था, जबकि बाकी लोग भाले और पत्थर की कुल्हाड़ियां इस्तेमाल कर रहे थे। मिलकर बैलों को रोकते हुए और एक साथ हमले करते हुए वो कई बैलों को घायल करने में कामयाब रहे। स्टोन बोन ने मौका देखकर ऊपर वालों को इशारा किया और भालों की बारिश हो गई। कुछ बैल गिर गए। अचानक पूरा झुंड रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे सरदार उनसे कुछ कह रहा हो। चेन को हैरानी हुई जब बैल पीछे हटने लगे। उसने सोचा कि क्या सरदार ने उन्हें हटने का आदेश दिया ताकि खुद अकेले लड़ सके। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और बैल सरदार आगे बढ़ा। उसने गहरी सांस ली और अपने मुंह से आग उगल दी। चेन फौरन चिल्लाया, सब इधर उधर भागो, बचो। वो धमाका इतना जबरदस्त था कि पहाड़ में एक छेद हो गया। यहाँ तक कि चोटी तक जाने का रास्ता भी खुल गया। पूरा कबीला डर से कांप गया। ये दहाड़ थी या कोई और चीज, किसी को समझ नहीं आया, लेकिन उसका असर ऐसा था कि पल भर में सबका हौसला टूट गया। ये देखकर चेन ने एगॉन को आदेश दिया कि मियां और बाकी लोगों को उत्तर की तरफ ले जाओ। खुद उसने सरदार बैल का ध्यान अपनी तरफ खींचा। स्टोन बोन को कहा कि उसके इशारे का इंतजार करो। फिर वो सरदार के सामने जा खड़ा हुआ। उसने ललकारते हुए कहा कि आज का मुकाबला उसी से होगा। दोनों आमने सामने आ गए। चेन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बैल ने उसे जैसे कागज की तरह एक तरफ उड़ा दिया। चेन ने उस रास्ते का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा जो उस राक्षस ने धमाके से खोला था, लेकिन बैल ने उसका पीछा किया और पहाड़ से इतनी जोर से टकराया कि एक और बड़ा धमाका हो गया। जो लोग ये सब देख रहे थे वो तनाव में आ गए। उन्हें डर था कि उनका नेता मर गया, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया और आखिर तक लड़ने की ठान ली। तभी अचानक चेन की कुल्हाड़ी निकली और बैल के सिर पर जा लगी। वो जिंदा था। वो उस छेद से बच निकला था जो पहाड़ में धमाके से बना था। चेन ने बैल का मजाक भी उड़ाया कि उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन अंदर से वो जानता था कि वो बुरी तरह घायल हो चुका है। चेन को जिंदा देखकर कबीले ने राहत की सांस ली, लेकिन चेन ने स्टोन बोन को कहा कि तैयार रहो और आदेश का इंतजार करो। लड़ाई जारी रही। एन और हू शियाओ बैल का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे ताकि चेन पीछे से हमला कर सके। एन बहादुरी से कूदा, लेकिन जानवर के सींग से उसे चोट लग गई। चेन तेजी से आगे बढ़ा और बैल सरदार के चेहरे पर वार किया, जिससे एन सींग की नोक से छूट गया। सरदार ने आग का एक और गोला छोड़ा, लेकिन सब बच गए और चेन ने सटीक वार किया। उस वार से राक्षस के बॉडी में गहरा घाव हो गया। चेन ने तुरंत स्टोन बोन और सैम को उस घाव पर भाले से निशाना साधने को कहा। दोनों ने सही निशाना लगाया और
और सरदार बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। एक पल के लिए सबको लगा कि जीत गए, जश्न मनाने लगे, लेकिन चेन बेचैन रहा। झुंड अभी भी वहीं खड़ा इंतजार कर रहा था, अपने नेता के गिरने के बावजूद। और तभी सरदार बैल फिर उठा, चेन पर झपटा और आग की एक भयानक धार छोड़ दी। स्टोन बोन और हांगू देखते रह गए। चेन भी दबाव में आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक पल के लिए अपनी सुरक्षा में ढिलाई बरती थी। फिर सरदार ने अपने बॉडी से भाला निकाला और सीधे चेन पर फेंक दिया। घायल और चलने में मुश्किल चेन को लगा कि शायद यही उसका अंत है, लेकिन तभी मियाँ उनके बीच आ गई और वो भाला खुद उठा लिया। चेन एक पल के लिए जम गया, विश्वास ही नहीं हुआ। मियाँ के साथ बिताए पल एक एक करके उसके जहन में कौंध गए और फिर चेन के अंदर कुछ टूट गया। एक भयानक गुस्सा उबल पड़ा। सिस्टम ने वार्निंग दी कि उसका बॉडी ओवरलोड हो रहा है, लेकिन चेन ने उसे अनसुना किया और सीधे बैल पर झपट पड़ा। पूरी ताकत से तलवार चलाई और बैल को सिर से पूंछ तक चीर दिया। इस बार वो राक्षस सच में दो टुकड़ों में बांट गया। गुस्से से भरे चेन ने बाकी बैलों को ललकारा, जिसे मरना हो सामने आए, लेकिन जैसे ही झुंड ने एक दूसरे को देखा और चेन ने एक कदम आगे बढ़ाया, वो घबराकर पीछे हट गए और फिर भाग गए। चेन को राहत मिली, लेकिन सिस्टम ने तुरंत वार्निंग दी कि उसकी जान खतरे में है। कुछ ही देर बाद उसने खून की उल्टी की और बेहोश होने लगा। हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। सब दौड़े, लेकिन बेहोश होने से पहले चेन ने मियाँ की तरफ देखा और कहा कि हेमिस्टिक मरहम लाओ और लगाओ। कई दिन बाद एक सुअर बाड़े में चेन की आंखें खुली। सामने आऊ खड़ी थी। उसका पहला सवाल था, क्या यह वही सुअर बाड़ा है जो उसने बनवाया था? आऊ ने मना किया। बैलों को भगाने के बाद सब यहाँ आ गए थे और ये बाड़ा उसी के लिए बनाया गया था। उसने कहा कि लेटे रहो, वो सबको बताकर आती है कि राजा जाग गए। चेन ने उसे रोका और पहले मियाँ और लांगू चोई के बारे में पूछा। आऊ ने बताया कि लांगू चोई लगभग मरने की हालत में मिला था, लेकिन जल्दी ठीक हो गया। जागने के बाद से वो बाहर पहरा दे रहा है। मियाँ को ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन राजा की दवा ने उसे बचा लिया। आराम करती रही तो ठीक हो जाएगी। बाकी सब भी ठीक है। चेन ने राहत महसूस की। आऊ ने आगे बताया कि पिछले 4 दिनों में सबकी हालत स्टेबल हो गई है। चेन चौंक गया। 4 दिन? उसने सिस्टम चेक किया तो सच में 4 दिन बीत चुके थे। अब मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ 11 दिन बचे थे। आऊ उलझन में थी। उसने देखा था कि उनका राजा अक्सर खाली हवा में घूरता रहता है, जैसे किसी और दुनिया में हो। चेन उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। आऊ ने आराम करने को कहा। चेन ने कहा कि वो ठीक है और तुरंत स्टोनबोन को बुलाओ। वो मान गई और बाहर निकल गई। अकेले रहते हुए चेन को एहसास हुआ कि अगर बाकी लोगों को उसकी असली हालत पता चल गई तो बिना किसी लड़ाई की ताकत के मिशन पल भर में फेल हो सकता है। जगह भी बदल गई थी, तो अब फौरन एक बाड़ की जरूरत थी और बाद में मजबूत लकड़ी की दीवारें भी बनानी होंगी। जब स्टोनबोन आया तो चेन ने उसे बाहर रहने को कहा और धीमी आवाज में कुछ सीक्रेट निर्देश दिए जो कोई और नहीं सुन सके। स्टोनबोन तुरंत उस काम पर निकल गया, लेकिन चेन जानता था कि यह भी काफी नहीं है। पिछली गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस बार हर छोटी से छोटी चीज सही करनी होगी। फिर उसने लांगू चोई को बुलाया और कहा कि एक और काम है। लांगू ने पूछा क्या? चेन ने उसे आदेश दिया कि ब्लैक बुल किंग की हड्डियां और खाल इकट्ठा करो और खाल को जितना हो सके उतना सेफ रखो। लांगू हैरान रह गया जब चेन ने इस काम के लिए अपना हथियार भी उसे दे दिया। उनके जाने के बाद आऊ ने फिर कहा कि आराम करो। चेन ने मना किया और बोला कि पहले उससे जरूरी बात करनी है। उसे अंदर आने को कहा ताकि कोई न सुने। वो अंदर आई तो चेन ने बताया कि बाकी सबको इसलिए भेजा क्योंकि उसके लिए एक जरूरी काम है। आऊ तुरंत मान गई और फिर उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, यह समझकर कि कुछ रोमांटिक चाहता है। चेन घबरा गया और फौरन बोला कि कपड़े वापस पहनो। आऊ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्मा गई। चेन ने तुरंत साफ किया कि वो उससे एक काम करवाना चाहता है। उसने नारियल के कबीले से बात करने और उन्हें अपने साथ लाने के लिए किसी को भेजने की प्लान बनाई थी। आऊ ने पूछा कि क्या नारियल का कबीला सच में मानेगा? चेन ने कहा कि इसीलिए पहले अपनी ताकत दिखानी होगी और उन्हें जल्दी झुकाना होगा। उसने आऊ को चुनने के 2 कारण बताए। पहला, उस कबीले पर औरतें राज करती हैं तो एक औरत उनसे बेहतर बात कर सकती है। दूसरा, सिर्फ आऊ को उसकी असली हालत पता है कि पूरे बॉडी पर हुए उस हमले ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया है। मरहम ने हालत को बिगड़ने से रोका था, लेकिन अभी भी सही इलाज की जरूरत थी। आऊ मुस्कुराई और पूछा कि तो प्लान ये है कि नारियल के कबीले को डराएंगे? उसने कहा कि वो अच्छी तरह जानती है क्या करना है। चेन बस आराम करे और बाकी उस पर छोड़ दे। थोड़ी देर बाद सैम और आऊ नारियल के कबीले की तरफ जा रहे थे। सैम ने वार्निंग दी कि यह कबीला लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता, लेकिन अभी उन्हें छेड़ना भी सही नहीं। आऊ ने कहा कि समझ गई और दोनों आगे बढ़ते रहे। जब वो वहां पहुंचे तो सैम ने एक झरने की तरफ इशारा किया जहां नारियल के कबीले की लड़कियां नहा रही थीं। फिर उसने उनकी नेता की पहचान बताई जिससे वो मिलने आए थे, लेकिन बात करते करते नारियल के कबीले के कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया। थोड़ी देर बाद आऊ और सैम को नारियल के कबीले की नेता लीसा के सामने लाया गया। लड़कियों ने बताया कि इन दोनों को चुपके से घूमते हुए पकड़ा है और ये खुद को अपने नेता के दूत बता रहे हैं। सैम ने कहा कि वो साधारण लोग नहीं बल्कि उनके राजा के भेजे हुए नुमाइंदे हैं। लीसा ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि आऊ किसी गुलाम जैसी दिखती है और यह मर्द कुछ दिनों का पेट भरने लायक मछली के टुकड़े लेकर आया है। फिर उसने सैम को आऊ से अलग
अलग करने का आदेश दिया। आऊ ने पलटकर कहा कि उसे नारियल के बागों की रानी से थोड़ी सोच समझ की उम्मीद थी। चूंकि वो नहीं दिखा रही तो मांस का वो पहाड़ जो वो लाने वाले थे वो खाड़ी वाले कबीले को जाएगा। लीसा ने अपने लोगों को रोका और आऊ को बोलने दिया। पूछा कि क्या सच में मांस का पहाड़ कहाँ? आऊ ने हाँ कहा और समझाया कि उसका मतलब उत्तरी नदी के किनारे रहने वाले विशाल काले बैलों से है। लीसा ने पूछा कि क्या वो उनके साथ मिलकर उस झुंड का शिकार करना चाहते हैं। आऊ हंसी और बोली कि उन्हें कम मत समझो, वो लोग पहले ही उन काले बैलों का काम तमाम कर चुके हैं और नदी का वो पूरा इलाका अब उनका है। नारियल के कबीले की औरतें हैरान रह गईं, आपस में फुसफुसाने लगीं कि यह झूठ बोल रही है। पिछली बार उन्हीं के कबीले को उसी झुंड ने लगभग कुचल दिया था। लीसा उठी और बोली कि क्या आऊ जानती है कि झूठ बोलने वालों का क्या हाल होता है? आऊ का चेहरा नहीं बदला। उसने शांति से कहा कि सबसे बड़ा बैल भी उनके राजा के सामने हार गया था और अगर लीसा को इस पर शक था तो वह खुद आकर देख सकती थी। जब एक लड़की ने लीसा को वार्निंग देने की कोशिश की तो आऊ ने हंसते हुए कहा कि अगर उनका राजा चाहे तो वह पूरे कोकोनट ग्रोव कबीले को कुचल सकता है। सैम ने उसका साथ देते हुए कहा कि वे लड़ने नहीं आए हैं, वे तोहफा और अपने राजा का बुलावा लाए हैं। उनकी ईमानदारी पर शक क्यों करें? फिर आऊ ने गुस्से में कहा कि अगर रानी खुद आने से डर रही है तो कम से कम किसी को मांस लाने के लिए भेज सकती है। आऊ की आवाज से लीसा घबरा गई। हालांकि उसने फिर भी उन्हें वार्निंग दी कि वे कोई चालबाजी न करें। थोड़ी देर बाद आऊ और सैम लीसा और उसके समूह के साथ वापस आ गए। सैम ने कहा कि वे वापस आ गए हैं, लेकिन स्टोन बोन ने उस पर चिल्लाते हुए कहा कि इतना हंगामा न करो और जाकर घरों की मरम्मत में मदद करो। यह सुनकर लीसा की एक लड़की ने पूछा कि ये घर क्या है। फिर आऊ ने चेन को बताया कि कोकोनट ग्रोव कबीला आ गया है। जैसे ही लीसा ने चेन को देखा वह एकदम सहम गई। उसे लगा जैसे चेन से भयानक हत्या का इरादा झलक रहा हो, मानो वह किसी पुराने जमाने के राक्षस का सामना कर रही हो। सच तो यह था कि चेन ने जानबूझकर यह रूप धारण किया था। उसने आऊ से कहा कि उसने अच्छा किया है और उसकी भारी उपस्थिति ने लीसा को और भी बेचैन कर दिया। तभी झाड़ियों से एक आवाज आई। वहां मिया, लांगुची और ऑन छिपे हुए थे। चेन ने सभी घायलों को नजर से दूर रहने का आदेश दिया था, लेकिन ऑन ने माना कि वह बस यह जानने के लिए बेताब था कि कोकोनट ग्रोव की रानी कैसी दिखती है। चेन ने लीसा और उसके कबीले को उसकी बात मानने और उनके इलाके तक आने के लिए शुक्रिया कहा। कोकोनट ग्रोव की एक लड़की ने तुरंत पूछा कि मांस कहाँ है। चेन ने शांत भाव से कहा कि यह पास ही है और वे जितना ले जा सकते हैं उतना ले सकते हैं। जब वे वहां पहुंचे तो मांस के विशाल ढेर को देखकर वे दंग रह गए। हुजान और लुआंग पहले से ही उसे काट रहे थे। कोकोनट ग्रोव की एक लड़की ने थोड़ा मांस लेने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन उन्होंने उसे वार्निंग दी कि मांस बहुत सख्त है। उसने लकड़ी की छड़ी से उसे काटने की कोशिश की, लेकिन छड़ी जोर से टूट गई। लुआंग और हुजान जोर से हंस पड़े। लड़की चिल्लाई और बोली कि इतनी हंसी किस बात की आ रही है, और बताया कि उन्होंने बैलों को सिर्फ इसलिए पकड़ा क्योंकि झुंड में अफरा तफरी मची हुई थी। हे जुजियान ने पलटकर पूछा कि क्या वह लड़ना चाहती है। तभी चेन की कुल्हाड़ी उनके बीच जमीन पर गिरी, जिससे कोकोनट ग्रोव की लड़कियां डर के मारे पीछे हट गईं। उसने झगड़ा शांत कराने के लिए कुल्हाड़ी फेंकी थी। लीसा, जो साफ तौर पर घबराई हुई थी, ने पूछा कि यह किस तरह का हथियार है। यह उनकी लोहे की लकड़ी की शाखाओं और हड्डी के चाकुओं से कहीं बेहतर था। चेन ने उसे कोकोनट ग्रोव कबीले के लिए मांस काटने के लिए अपनी पांगू कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करने को कहा। हुजियान ने शिकायत की कि लड़कियों ने ही झगड़ा शुरू किया था, लेकिन चेन ने उसे सख्ती से आदेश दिया कि वह वैसा ही करे जैसा कहा गया है। बड़बड़ाते हुए हुजियान ने बात मान ली और बुदबुदाया कि लड़कियां भाग्यशाली थीं। चेन ने लीसा से कहा कि वह सुनिश्चित करेगा कि वह बिना किसी परेशानी के मांस ले जा सके। वह हमेशा अपना वादा निभाता था, यह उसका उसूल था। घबराई हुई लीसा ने पूछा कि उसने बैलों के झुंड को कैसे काबू किया। चेन ने जवाब दिया कि उसने आपसी विश्वास से सीखा या अपने तजुर्बे से, यह आगे होने वाली घटना पर निर्भर करेगा। फिर उसने लीसा से कहा कि आज का काम यहीं खत्म करो, मांस लो और चली जाओ। लीसा ने जवाब दिया कि वह बहुत सख्त लग रहा था। लीसा ने उसे बेरहम कहा। इस बीच चेन तनाव में आ गया। उसका बड़ा कुल्हाड़ी फेंकना कुछ ज्यादा ही हो गया था और बिना पट्टी के उसका घाव शायद फिर से खुल जाता, और फिर ऐसा ही हुआ। खून रिसने लगा और चेन तुरंत चिंतित हो गया। शुक्र है आऊ ने लीसा का ध्यान भटका दिया, जिससे उसे घाव छिपाने का पर्याप्त समय मिल गया। आऊ ने लीसा को बताया कि उनके पास कुछ ताकतवर हथियार भी हैं जो वे कोकोनट ग्रोव कबीले को दे सकते हैं, लेकिन लीसा ने मुड़कर मना कर दिया, यह कहते हुए कि वे हथियार उसके लोगों के लिए सही नहीं है। उसने चेन को बताया कि कोकोनट ग्रोव कबीले के पास भी ताकतवर हथियार हैं, जो उन्होंने उसे अभी तक नहीं दिखाए हैं, और उम्मीद है कि उन्हें कभी उनका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद लीसा ने अपने कबीले के सदस्यों को आदेश दिया कि वे जो कुछ भी ले जा सकते हैं ले जाएं और वापस आ जाएं। आऊ ने कहा कि अगर यह पर्याप्त नहीं है वे वापस आ सकते थे, लेकिन जितनी जल्दी हो उतना अच्छा था, क्योंकि दूसरे कबीलों को अभी भी अपना हिस्सा चाहिए था। वापस लौटते समय लीसा ने पूछा कि जांच कैसी चल रही है। कुछ और लड़कियां रिपोर्ट करने के लिए आईं। लीसा ने उन्हें छुपकर सब कुछ देखने के लिए पास में ही खड़ा किया था। उनमें से एक, माया ने बताया कि उन्होंने पुरुषों को एक घर जैसी कोई चीज बनाते देखा था और उसके अंदर से कभी कभी सुअरों
सुअरों की गुर्राहट सुनाई देती थी, इसलिए हो सकता है कि वहां सुअर रखे गए हों। लीसा हैरान रह गई, यह सोचकर कि क्या चेन ने सचमुच सुअरों के लिए इतना बढ़िया ठिकाना बनाया था। माया ने आगे कहा कि इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि चेन के कबीले ने आग पर महारत हासिल कर ली थी। लीसा ने साफ कहा कि यह असंभव है। माया ने बताया कि उन्होंने कहीं से भी आग निकलते देखी थी और उसका इस्तेमाल मांस भूनने के लिए किया था। आगे बोलने से पहले वह हिचकिचाई, लेकिन लीसा ने उस पर साफ साफ बोलने का दबाव डाला। माया ने बताया कि चेन के कबीले में कुल मिलाकर से कुछ ज्यादा लोग ही थे, जिनमें कुछ बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। फिर भी उसे शक था कि वे जानबूझकर अपनी असली संख्या छिपा रहे हैं। लीसा ने जानना चाहा कि उन्होंने और ज्यादा सावधानी से तलाशी क्यों नहीं ली। माया ने कहा कि पास के पेड़ काट दिए गए थे, इसलिए पास जाने से वे पकड़े जा सकते थे। उनके पास दूर से जंगल में छिपकर देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। लीसा ने बस इतना कहा, ठीक है। फिर अचानक उसने उन्हें अपने चाबुक से मारा। उसने वार्निंग दी कि अगली बार अगर उन्होंने फिर से बहाने बनाए तो सजा चाबुक से भी कहीं ज्यादा भयानक होगी। मिया ने झुककर लीसा को दया दिखाने के लिए शुक्रिया कहा। चेन के शिविर में वापस आकर जब आऊ उसका हालचाल पूछने आई तो वह थोड़ा शांत हुआ। चेन ने माना कि बैलों के झुंड ने उसे बुरी तरह थका दिया था। उसने यह भी देखा कि आऊ में बात करने की अद्भुत काबिलियत है। फिर उसने मजाक में पूछा कि क्या नारियल के बाग की रानी की तुलना में वह उसे ज्यादा पसंद करता है। घबराकर चेन ने जल्दी से उसे कहा कि वह गलत न समझे। उसने आऊ से बाहर छिपे आदमियों को बुलाने को कहा ताकि वे उसके ठीक होने में मदद कर सकें, और कहा कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता लांगुची दरवाजे पर पहरा देगा। आऊ मान गई। फिर उसने कहा कि वह बहुत अच्छा दिखता है। इससे चेन शर्म से लाल हो गया। तभी सैम वहां पहुंचकर बोला, चेन वाकई कमाल का था। कोकोनट ग्रोव कबीले ने ठीक वैसे ही अपने शिविर के चारों ओर पहरेदार तैनात कर दिए थे जैसा उसने भविष्यवाणी की थी। चेन ने उससे उस दूसरे काम के बारे में पूछा जो उसने उसे दिया था। सैम ने कहा कि वह पूरा हो चुका है। कोकोनट ग्रोव कबीले ने केवल वही देखा जो चेन उन्हें दिखाना चाहता था, और बाकी सब कुछ अनदेखा कर दिया जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। चेन ने उसकी मेहनत की तारीफ की और सैम की आंखें चमक उठी। उसने कहा कि यह तो कुछ भी नहीं था। वह स्टोन बोन और बाकी लोगों को घर बनाने में मदद करने जा रहा था। सैम के जाने के बाद आऊ ने पूछा कि क्या चेन को सच में लगता है कि कोकोनट ग्रोव कबीला अपनी मर्जी से उनके साथ मिलेगा। चेन ने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, योजना अभी आधी ही पूरी हुई है। अगली बार जब कोकोनट ग्रोव कबीला आएगा तब वे दूसरा आधा काम शुरू कर सकते हैं। फिर चेन आराम करने के लिए अपनी झोपड़ी में वापस चला गया और अपने सामान की जांच की। उसने देखा कि उसके पास केवल 11 दिन बचे हैं, जो पूरी तरह से ठीक होने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त समय नहीं है। उसने सिस्टम से गोदाम खोलने को कहा और पाया कि वहां केवल नमक का एक पैकेट और रक्तस्रावी मरहम की एक ट्यूब बची है। सिस्टम ने यह भी दिखाया कि उसकी कुल्हाड़ी पंगू की कुल्हाड़ी में बदल गई है। चौंककर चेन सोचने लगा कि यह कब हुआ। जब उसे एहसास हुआ कि सुबह लैंगू को कुल्हाड़ी सौंपने के बाद उससे यह बदलाव छूट गया होगा तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। फिर उसने अपने भाले देखे और स्क्रीन पर सक्रियण की स्थिति से पता चला कि लड़ाई के दौरान घायल होने पर यह सक्रिय हो गया था। विवरण के अनुसार दुनिया बनाने के लिए सटीक समय की आवश्यकता होती है, न तो बहुत जल्दी और न ही बहुत देर। उसने कुछ देर सोचा कि क्या अन्य हथियारों में भी उसकी कुल्हाड़ी की तरह कोई छिपी हुई विशेषताएं हैं, लेकिन उसने यह विचार छोड़ दिया। हर हथियार की शायद अलग अलग स्थितियां होती हैं, भाग्य पर छोड़ देना ही बेहतर है। इसके बाद उसने अपनी बाकी वस्तुओं की जांच की और देखा कि रक्तस्रावी मरहम केवल एक बार इस्तेमाल के लिए ही पर्याप्त है, इसलिए उसने इसे किसी बहुत ही जरूरी पल के लिए बचाकर रखने का फैसला किया। अन्यथा उसे आसपास के जीवों का शिकार करने के लिए कुल्हाड़ी पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। उसने अनुमान लगाया कि कोकोनट ग्रोव कबीले द्वारा लिया गया मांस 2 दिन चलेगा और समय कम होने के कारण उसे फिलहाल सैम पर निर्भर रहना पड़ा। इसलिए उसने लैंगुची को कहा कि सैम को बुलाकर लाए, अभी और काम बाकी था। थोड़ी देर बाद सैम आया और पूछा कि क्या हुआ। चेन ने पूछा कि क्या उसे वो काले बैल याद हैं जिन्हें वो भगा ले गए थे। फिर उसे आदेश दिया कि 2 दिनों के अंदर उन्हें ढूंढकर वापस रिपोर्ट करे। सैम तुरंत निकल पड़ा और चिल्लाते हुए बोला कि जैसे ही काले बैल मिलेंगे वो लौट आएगा। उसे जाते देखकर चैन ने सोचा कि सब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उसने डिसाइड किया कि कबीले के लिए कुछ तोहफे तैयार करेगा। जब सैम बचे हुए काले बैलों को ढूंढ रहा था, चेन उन तोहफों पर काम कर रहा था। 2 दिन बाद उसने स्क्रीन देखी तो पाया कि मिशन के लिए सिर्फ 9 दिन बचे हैं। उसे एक पत्थर का भाला, एक हड्डी की सीटी और एक बैल के सींग से बनी पानी की बोतल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पॉइंट्स भी मिलेंगे। उसने प्लान बनाया कि सीटी स्टोन बोन को देगा ताकि लड़ाई या शिकार के दौरान आदेश देना आसान हो। पत्थर की नोकें लकड़ी के भालों को और भी खतरनाक बना देंगी, जिससे नारियल के कबीले के दुश्मन बनने की सिचुएशन में जीतने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। और बुल हॉर्न की पानी की बोतल सैम के लिए थी। तभी आऊ अच्छी खबर लेकर आई। घर बनकर तैयार हो गए थे। चेन ने कहा कि चलो देखते हैं। जब वो पहुंचा तो स्टोन बोन ने गर्व से अपना काम दिखाया, फिर जोर से चिल्लाया कि कमाल है ना। चेन को ऑनेस्टली उतना पसंद नहीं आया, लेकिन फिलहाल उसने हाँ कह दिया। सब खुश हो गए। आखिरकार अब पिंजरों में नहीं रहना पड़ेगा और शाखाएं ढूंढने की भी जरूरत नहीं।
जब बाकी सब जश्न मना रहे थे, चेन अभी भी थोड़ा उदास था। लेकिन तभी स्टोन बोन ने पुआल का दरवाजा लगाया और ढांचा पूरा हो गया। दरवाजा लगते ही चेन को घर बनाने के 10 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स मिले। उसने चारों तरफ ध्यान से देखा और उसे एहसास हुआ कि उसके आने के बाद से कबीले में कितना बड़ा बदलाव आ गया है। पहले ये लोग लगभग जंगली जानवरों जैसे थे, सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट, खाल और पानी के भरोसे जिंदगी गुजारते थे। अब इनका तरीका बदल गया था, सोच बदल गई थी। चेन सोचने लगा कि क्या यह सब सिस्टम की वजह से हो रहा है, जैसे वो खुद इन लोगों के विकास की रफ्तार बढ़ा रहा हो। उसने सबसे कहा कि जैसे ही सैम वापस आए उसे बता देना। फिर वो अपने शेड में चला गया। थोड़ी देर बाद सैम दौड़ता हुआ आया और चिल्लाते हुए बोला कि मिल गए। चेन ने उसकी तारीफ की और कहा कि अब प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू होगा। सबको अपने पीछे आने को कहा। फिर स्टोन बोन को एक तरफ ले जाकर बोला कि कुछ जरूरी बात करनी है। कुछ मिनट बाद चेन ने प्लान समझाना खत्म किया और पूछा कि कोई सवाल है। स्टोन बोन घबराते हुए बोला कि क्या यह प्लान सच में काम करेगा। उसे खतरे की चिंता थी। सैम ने उसे कहा कि चिंता मत करो, वो सब संभाल लेगा और जब वक्त आएगा तो स्टोन बोन को बस बाकी लोगों की अगुवाई करनी होगी। चेन ने स्टोन बोन को सीटी देते हुए कहा कि इससे ग्रुप को आदेश देना बहुत आसान हो जाएगा। फिर सैम को बताया कि उसके लिए भी एक तोहफा तैयार है जो मिशन के बाद उसे मिलेगा। सैम की आंखें खुशी से चमक उठी। आखिर में चेन मुस्कुराया और सबको याद दिलाया कि जैसे ही उसका इशारा देखें तुरंत काम पर लग जाना है। हुआंगशु, सैम, स्टोन बोन और लुएंग सब अपने अपने काम पर निकल गए। चेन मन में सोचने लगा कि लोगों की कितनी कमी है। घायलों को भी काम सौंपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसने आऊ को कहा कि मिया और लांगू चोई से लकड़ी के घर के सामने एक बड़ा अलाव तैयार करवा लो, लेकिन अभी जलाना नहीं। आऊ ने पूछा कि क्या ये आने वाले मेहमानों के लिए है। चेन ने हाँ कहा और मन में सोचता रहा कि 2 दिन पहले लगाया गया जाल सच में काम करेगा या नहीं। कुछ देर बाद एक लड़की काम कर रही थी। तभी उसने देखा कि नारियल के कबीले का एक बड़ा ग्रुप उनके शिविर की तरफ आ रहा है। वो दौड़ती हुई गई और चेन को बताया। घर के अंदर आऊ उसकी देखभाल कर रही थी। चेन को यह अच्छा लग रहा था। उसने मन में सोचा कि एक बार नारियल के कबीले को हरा दिया तो लीसा और आऊ दोनों उसकी देखभाल करेंगी। नारियल के कबीले के आने की खबर सुनते ही आऊ उनका स्वागत करने बाहर निकली। उसने लीसा को अंदर आने का बुलावा दिया और कहा कि उनके राजा इंतजार कर रहे हैं। महल शब्द सुनकर लीसा रुक गई। इन लोगों ने इतनी जल्दी एक घास फूस की झोपड़ी को लकड़ी के घर में कैसे बदल दिया। वो देखती रही और सोचती रही कि यह कबीला इतनी तेजी से कैसे बदल गया। फिर लीसा मुस्कुराई और पूछा कि क्या उनके राजा बाहर आने से डर रहे हैं। उसने यह भी कहा कि वो उनके कबीले को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन इस बार मुआवजे में ज्यादा मांस लेंगे। उसने यह भी बताया कि उसके लोग नए पड़ोसियों से मिलना चाहते थे, इसलिए साथ ले आई। उम्मीद है कि ये उनके लोगों को डराएंगे नहीं। आऊ हंसी और बोली कि उनके राजा ने पहले ही 40 हिस्से मांस तैयार करवा लिए हैं। लीसा चाहे तो ले जा सकती है। हालांकि देखने में तो 40 लोग नहीं लाई थी। लीसा ने फिर पूछा कि अगर आऊ को इतनी परवाह है तो नारियल के कबीले में क्यों नहीं आ जाती, जगह भी दे देंगे। आऊ ने शुक्रिया कहा, लेकिन बोला कि वो बहुत पहले ही अपने राजा की ताकत देखकर उनकी हो चुकी है। विनम्रता से मना किया और फिर उन्हें उस जगह ले गई जहां मांस रखा था। बोली कि अगर सब नहीं ले जा सकते तो यहीं बैठकर जितना चाहे खा सकते हैं और अगर मांस काटने में दिक्कत हो तो उनके योद्धाओं से मदद मांग सकते हैं। लीसा ने अपने लोगों को खाने और शांत रहने को कहा और खुद चेन से मिलने चली गई। लीसा के अंदर आते ही चेन ने उसका खुशदिली से स्वागत किया। उस घर में चेन को देखकर लीसा एक पल के लिए झेप गई। फिर भी उसने खुद को संभाला और पूछा कि क्या यह सच में उसका घर है, ये मानते हुए कि काफी अच्छा दिख रहा है। चेन ने उसकी दिलचस्पी देखी और ज्यादा इम्प्रेस करने का फैसला किया। बोला कि यह तो बस एक अस्थायी जगह है, असली महल बनने के बाद यह घर कबीलों को दे दिया जाएगा। लीसा के मुंह से बोल नहीं निकला। फिर उसने पूछा कि क्या वो सच में अपने लोगों को ऐसी जगह देने की सोच रहा है। चेन ने कहा कि अब भी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बाद में सबके लिए पत्थर के मजबूत घर बनाएगा। फिर बिना किसी वार्निंग के लीसा ने अचानक अपना चाबुक निकाला और चेन को उससे बांध दिया। उसके करीब झुकते हुए चेन तनाव में आ गया और पूछा कि यह क्या कर रही है। लीसा ने कहा कि मर्दों को उससे बेहतर कोई नहीं समझता, वो उसे तोड़ने के कई तरीके जानती है। मन में सोच रही थी कि क्या इतना काफी होगा। चेन को अंदर से यह सिचुएशन काफी अजीब लग रही थी, लेकिन उसने चेहरे पर गंभीरता बनाए रखी और हल्का हंस दिया। बोला कि क्या वो सच में सोचती है कि इससे वो टूट जाएगा और उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा। हालांकि अंदर से चेन घबरा रहा था। बैकअप प्लान था ही नहीं। हालात बेकाबू हो गए थे और ठीक न हुए जख्मों की वजह से लड़ना भी पहले से मुश्किल था। तभी राहत मिली जब आऊ अंदर आई और बोली कि दावत तैयार है। लेकिन जब आऊ ने चेन और लीसा को उस हालत में देखा तो वो जम गई और बोली कि यह ठीक नहीं है। लीसा ने चाबुक वापस ले लिया। चेन ने कहा कि बात हो गई, अब बाहर चलते हैं। आऊ से पूछा कि आग जल गई। इधर लीसा सोच रही थी कि उसके दबाव में भी चेन का शांत रहना क्या दिखाता है। क्या सच में कोई गुप्त प्लान है या यह बस मौत से नहीं डरता। अपने कबीले के मर्दों से यह बिल्कुल अलग था। बाहर नारियल के कबीले की लड़कियां खुशी खुशी लीसा को बुला रही थीं। भुने हुए मांस की खुशबू बेहतरीन थी। चेन ने आऊ को थोड़ा नमक दिया ताकि नारियल के कबीले में बांट सके। आऊ ने सबको देते हुए कहा कि मांस पर थोड़ा नमक छिड़क लो, स्वाद और बढ़ जाएगा। लीसा ने तेज आवाज में पूछा कि आऊ
खाने में क्या मिला रही है। आओ ने पलटकर कहा कि अगर डर लग रहा है तो खाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब लीसा ने अपने कबीले के लोगों को तारीफ करते देखा तो समझ गई। चेन भी खुश था। उम्मीद थी कि ये लोग खाते रहेंगे और स्टोन बोन और सैम को अपना काम पूरा करने का वक्त मिल जाएगा। सीन बदला। स्टोन बोन और बाकी लोग काले बैलों के पास इंतजार कर रहे थे। लियू तांग ने पूछा कि जब पहले से काफी मांस है तो फिर से बैलों का शिकार क्यों कर रहे हैं। स्टोन बोन ने कहा कि वो शिकार करने नहीं आए। फिर लुआंग से बोला कि सवाल बंद करो और आदेश मानो। तभी हांगू का इशारा मिला और सबने एक साथ भाले काले बैलों पर फेंक दिए। पूरा झुंड वहां से भाग खड़ा हुआ। स्टोन बोन ने सैम को चिल्लाकर बताया कि बैल उसकी तरफ आ रहे हैं। सैम ने उन्हें चिंता न करने को कहा और पेड़ से कूदकर अपना भाला एक बैल की गर्दन में घुसा दिया। वार करते ही सैम ने खुशी से चिल्लाया कि उसने कर दिखाया। अब यह बैल उसका था। घायल बैल छटपटाने लगा और बेतहाशा भागने लगा। सैम ने खुद को हिम्मत दिलाई। वो जानता था कि संभाल लेगा। दूर से हांगू ने देखा कि झुंड पूरब की तरफ मुड़ रहा है। स्टोन बोन ने सैम को इशारा किया और सैम को समझ आया कि दिशा गलत हो रही है। उसने बैल को दाईं तरफ मोड़ा और वो पश्चिम की तरफ भागने लगा। सीन वापस चेन की मांद में आया। नारियल के कबीले की लड़कियां आराम से खाना खा रही थीं। चेन इशारे का इंतजार कर रहा था कि तभी नारियल के कबीले की एक रक्षक दौड़ती हुई मांद की तरफ आई। लीसा ने उसे देखा और पूछा कि इतनी घबराहट क्यों है। आंखों में आंसू लिए उस लड़की ने बताया कि पागल काले सांडों के एक झुंड ने उनके शिविर पर हमला कर दिया है। सब कुछ तहस नहस हो गया और उनके रक्षक उन्हें रोक नहीं पाए। लीसा तुरंत उठ खड़ी हुई और सबको वापस अपने ठिकाने पर लौटने का आदेश दिया। उसने कसम खाई कि उन पागल सांडों को सबक सिखाएगी, लेकिन अंदर से वो सहमी हुई थी। उसका कबीला हमेशा से काले सांडों से दूर रहता था। तो अचानक ये क्यों हुआ? नारियल के शिविर में वापस पहुंचकर लड़कियों ने सांडों को भगाने की कोशिश की, गुलेल चलाई, लेकिन गोलियों का उन पर कोई खास असर नहीं हुआ। इसलिए वो नीचे फंसी अपनी बहनों को बचाने के लिए सांडों से सीधे भिड़ने लगी। लेकिन जैसे ही एक लड़की नीचे कूदी, एक सांड ने हमला कर दिया और लगभग उसका काम तमाम ही कर दिया था। तभी लीसा वहां पहुंची और अपने चाबुक से सांड का पैर जकड़ लिया। उसे देखकर बाकी लड़कियां खुश हो गईं। लीसा उन पागल सांडों पर चिल्लाई, उसके लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की। उसने एक सांड को गिरा दिया, लेकिन यह काफी नहीं था। वो फिर उठ खड़ा हुआ और सीधे लीसा पर झपटा। उसे हवा में उछाल दिया और चाबुक भी छीन लिया। चेन ठीक वक्त पर पहुंचा और उसे पकड़ लिया। पूछा कि ठीक है ना। लीसा ने थोड़ा संभलते हुए कहा कि ठीक है, बस समझ नहीं आ रहा कि ये बैल अचानक कहां से आ गए। पास ही हांगू, सैम, लुएंग और स्टोन बोन सबने अजीब से अंदाज में अपना चेहरा छिपा लिया। आखिर वही तो जिम्मेदार थे। फिर चेन ने बैलों को घूरकर देखा और गुर्राते हुए पूछा कि घाव भरने के बाद भी वो यहाँ वापस आ गए। चूंकि उन्हें एक बार हरा चुके थे, इसलिए जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। आओ ने उसकी बात अनसुनी की और बैलों पर अटैक कर दिया। चेन ने स्टोन बोन से कहा कि उसे अकेला छोड़ दे और जीतने पर ध्यान दे। उसे यकीन था कि ये लड़कियां बहादुर हैं। सीन शाम का हुआ जब सब चेन के शिविर में वापस आए। मियां ने खुशी से सबका स्वागत किया और कहा कि बहुत अच्छा लगा कि सब सही सलामत वापस आए। उसने चेन और बाकी लोगों के बारे में पूछा तो आओ ने बताया कि घायलों को वापस लाने तक वो वहीं रुके थे। मियां ने कहा कि नारियल के कबीले की लड़कियां उनके बनाए घरों में रह सकती हैं। उसने राहत की सांस ली। अगर मियां और बाकी लोगों ने अपनी छोटों के बावजूद उन घरों को पूरा न किया होता तो रहने की कोई जगह नहीं होती। इसके बाद आओ ने लीसा को बताया कि सभी को खाना, रहने की जगह और सुरक्षा दी जाएगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसने लीसा से अभी आराम करने को कहा और लीसा ने धीरे से शुक्रिया कहा। सब कुछ ठीक होते देखकर आओ ने राहत की सांस ली और चेन की बात याद की। उसने कहा था कि पूरी प्लान नारियल के कबीले को कम से कम नुकसान में काबू करने की थी, क्योंकि उस भीषण लड़ाई के बाद वो और नुकसान नहीं झेल सकते थे। अब सिर्फ आखिरी कदम बाकी था। सीन अगले दिन का हुआ। मियां ने हुशियाओ से पूछा कि रात भर सब ठीक रहा। हुशियाओ ने हाँ कहा। पूरी रात पहरा दिया और कुछ नहीं हुआ। आओ लीसा के घर के बाहर पहरा दे रही थी कि तभी उसे अपने ऊपर किसी का साया महसूस हुआ। ऊपर देखा तो मियां थी। आओ ने पूछा कि क्या चाहिए। मियां ने कहा कि उनके राजा ने लीसा को किसी जरूरी बात पर चर्चा के लिए बुलाया है। सीन चेन पर आया जो अपना सिस्टम चेक कर रहा था। तभी लीसा आई। लीसा ने सीधे कहा कि आओ ने कबीलों के मिलने के बारे में बताया था और उसका जवाब ना है। वो इससे सहमत नहीं हो सकती। उसने चेन को वार्निंग दी कि यह न सोचे कि नारियल का कबीला अभी थोड़ा कमजोर है, इसलिए दबाव डाल सकता है। चेन ने कहा कि वो दबाव नहीं डाल रहा। यह एक सौदा है। वो उन्हें घर बनाना, हथियार बनाना और आग जलाना सिखा सकता है। बदले में नारियल का कबीला उसके साथ आ जाए। उसने फिर से कहा कि ये ऑफर स्वीकार करे और उसकी सुरक्षा में रहे। चेन थोड़ा पास आया और बोला कि सिर्फ हिम्मत काफी नहीं होती। उसने याद दिलाया कि खाड़ी वाले कबीले की बेरहमी और विशाल पत्थर वाले कबीले की ताकत को वो उससे बेहतर जानती है। अभी वो एक घायल हिरण के बच्चे जैसी है और जल्द ही खून के प्यासे जानवर उस खुशबू की तरफ आएंगे। लीसा ने थक कर कहा कि रुको, वो ये सब पहले से जानती है, लेकिन यह इतना आसान नहीं। नारियल के कबीले की लड़कियां उसकी हैं, वो उन्हें किसी के आगे झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। फिर उसने एक बार और पूछा कि क्या चेन सच में यह चैलेंज स्वीकार करने को तैयार है। चेन बस मुस्कुराया और हाँ कह दिया। बाहर आकर चेन ने नारियल के कबीले की लड़कियों से बात की। चूंकि उनकी रानी घायल है और लड़ नहीं सकती, इसलिए इंसाफ के लिए वो भी नहीं लड़ेगा। उसकी जगह स्टोन बोन
लड़ेगा। स्टोनबोन हंसा और पूछा कि उससे आमने सामने की लड़ाई की हिम्मत किसकी है। आयुन तुरंत आगे बढ़ी और चैलेंज स्वीकार कर लिया। स्टोनबोन ने मुस्कुराते हुए उसे वार्निंग दी कि हार न जाए। आयुन ने पलटकर कहा कि उसे अपने चील हथियार से सावधान रहना होगा। आमने सामने की लड़ाई शुरू हुई और आयुन ने हड्डी का चाकू फेंका। स्टोनबोन पहले हंसा, लेकिन फिर उसे दिखा कि चेन ठीक उसके पीछे खड़ा है। अगर वो बचता तो चेन को लग जाता, इसलिए उसने कुल्हाड़ी उठाई और पहला वार रोक लिया। लेकिन दूसरा चाकू फिसला और उसके हेलमेट को खरोंच गया। ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन वो गुस्से में आ गया। स्टोनबोन ने पूरी ताकत से आयुन पर हमला किया। वो लगभग हार ही गई थी कि तभी भीड़ में से नारियल के कबीले की एक लड़की कूदी और स्टोनबोन के हेलमेट पर एक और चाकू फेंक दिया। उसी पल आयुन ने उसे नीचे गिरा दिया। स्टोनबोन चिल्लाया कि घात लगाकर हमला किया गया, यह आमने सामने की लड़ाई अब सही नहीं रही। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, आयुन ने चाकू उठाया और सीधे चेन पर झपटी। चेन जरा भी नहीं हिला। उसने पहले ही हुआंगशु को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात कर रखा था। छत पर छिपे हांगू ने चेन को बचाने के लिए आयुन पर भाला फेंका। भाला लगा और आयुन जमीन पर गिर पड़ी। तुरंत ही नारियल के कबीले की लड़कियां आयुन की तरफ दौड़ी और चेन पर गुस्से से चिल्लाने लगी। उन पर धोखे का और प्लान बनाकर यहाँ बुलाने का आरोप लगाया। स्टोनबोन और आयुन दोनों तनाव में आ गए। माहौल और बिगड़ने लगा। लड़कियों ने लीसा से आदेश मांगा और कहा कि सबको यहीं खत्म कर सकती हैं। चेन भी दबाव में आ गया। हत्या उसके प्लान का हिस्सा नहीं थी। वो सोच रहा था कि क्या नारियल के कबीले की लड़कियां जानबूझकर लड़ाई शुरू करवाना चाहती हैं, चाहे लीसा को पता हो या नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि लीसा ने गुस्से में अपने लोगों को रुकने का आदेश दिया। उसने चिल्लाते हुए पूछा कि क्या उन्हें सच में लगता है कि यह छोटी सी चाल उसे बेवकूफ बना सकती है। उसने कहा कि जिन लोगों ने उनकी मदद की, उनके साथ वो ऐसा शर्मनाक बर्ताव कभी नहीं होने देगी। लीसा ने आगे कहा कि वो ये नहीं जांचेगी कि हत्या की इस चाल में कौन शामिल था, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में उन्हीं की हार हुई। फिर उसने चेन से कहा कि आयुन उसके कबीले की सबसे बहादुर और वफादार योद्धा है। उसके बिना आयुन कभी इस हद तक नहीं जाती। लीसा ने कहा कि वो जानती है कि चेन के पास अजीब ताकत है, लगभग कमाल का। इसलिए उसने पूछा कि क्या वो इतनी भलाई दिखा सकता है कि आयुन की जान बख्श दे। नारियल का कबीला हमेशा उसका शुक्रगुजार रहेगा। चेन बाहर से गंभीर दिख रहा था, लेकिन अंदर से राहत मिली। यह सबसे बुरा नतीजा नहीं था और हालात वापस उसके हाथ में आ गए थे। हेमिस्टिक मरहम की सोचते हुए उसने लीसा से कहा कि चिंता मत करो, आयुन नहीं मरेगी। आखिर अब वो दोस्त हैं। लड़कियों में से एक ने जल्दी करने को कहा। आयुन की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। जब वो मदद करने गया तो चेन ने डिसाइड किया कि आयुन की इस हरकत को वो बड़े भले के लिए नजरअंदाज कर देगा, लेकिन अपनी करनी का फल तो भुगतना ही होगा। इसलिए उसने थोड़ी सी दवा इस्तेमाल की, इतनी कि आयुन की जान बच जाए लेकिन पूरी तरह ठीक न हो। बाकी दवा उसने अपने खुद के घावों पर लगा ली। इलाज के बाद उसने बाकी लोगों से कहा कि आयुन को घर ले जाओ, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। यह देखकर नारियल के कबीले की लड़कियां चेन की तारीफ करने लगीं, जैसे कोई चमत्कार देख लिया हो। चेन ने लीसा को गले लगाया और पूछा कि क्या अब उसके लोग उसके कबीले में मिल सकते हैं। खुशी से फूली हुई लीसा ने बड़े दिल से हाँ कह दी। चेन मुस्कुराया और उससे बोला कि जब तक उसके लोग उसके आदेशों का पालन करते रहेंगे, वो अपने कबीले की अगुवाई करती रह सकती है। लीसा ने कहा कि एक आखिरी बात है, चेन को उसका साथी बनना होगा और इसके लिए एक जश्न भी होना चाहिए। यह सुनते ही चेन के अंदर खुशी का एक सैलाब आ गया। उसे लगा जैसे तोहफा खुद चलकर उसकी गोद में आ गया हो। उसने एक पूरी जिंदगी की कल्पना कर ली। शादी, अंगूठियों का लेन देन, दुल्हन का कमरा, साथ मिलकर एक बच्ची को पालना, उसकी शादी देखना, साथ साथ बूढ़े होना और आखिर में साथ में ही इस दुनिया से जाना। चेन के इस अजीब से हाव भाव को देखकर लीसा घबरा गई। उसने पूछा कि क्या हुआ, क्या वो साथी का जश्न नहीं चाहता। चेन ने तुरंत कहा कि वो पूरी तरह चाहता है और उसे कसकर गले लगा लिया। फिर उसने लीसा से कहा कि अभी आराम करे और जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उसे भी तैयारी के लिए वक्त चाहिए। सबको भी कुछ दिनों के लिए आराम करने का आदेश दिया और कहा कि जश्न के लिए वापस आ जाएं। इसके बाद सिस्टम ने उसे बताया कि उसका कबीला सरकारी तौर पर बन गया है और एक नाम चुनने को कहा। ध्यान से देखा तो कबीले की आबादी सिर्फ 46 थी। उसे हैरानी हुई कि 4 कम क्यों हैं। उसने इसका नाम नई बनी कबीला रखा। फिर वो बेकलान से निपटने के बारे में सोचने लगा, यहाँ तक कि कुछ लोगों को बंदी बनाने पर भी विचार किया, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि बंदियों को कबीले की आबादी में गिना जाएगा। तभी उसने नारियल के कबीले की कुछ लड़कियों को फुसफुसाते सुना। वो कह रही थी कि चेन की मुस्कान तो अच्छी है, लेकिन अब उसका भी वही हश्र होगा जो पहले रानी के साथियों का हुआ था। जश्न के दौरान टुकड़े टुकड़े करके खा लिया जाएगा। चेन एकदम सुन्न पड़ गया। रानी मर्दों को खाती थी। उसने सोचा कि इसीलिए नारियल के कबीले में इतने कम मर्द थे। तभी अचानक कोई उसके पीछे आ गया और वो चीख पड़ा, विनती करने लगा कि उसे चोट मत पहुंचाओ। मियाँ ने खुद को दिखाया और पूछा कि इतना क्यों डरा हुआ है। अभी भी थोड़ा सहमा हुआ चेन ने पूछा कि क्या चाहिए। मियाँ ने पूछा कि क्या वो सच में उस बदतमीज औरत लीसा का साथी बनना चाहता है। चेन ने माना कि शायद उसे इस पर फिर से सोचना होगा। जश्न के लिए हाँ कहना थोड़ी जल्दबाजी हो गई थी। मियाँ ने पूछा कि उसका यही मतलब है। चेन ने कहा कि उसे लगा था दुल्हन मिल रही है, लेकिन लीसा तो वो एक कीड़ा निकली जो अपने साथी को खा जाता है। मियाँ जश्न मनाने लगी कि तभी आऊ ने बीच में
आकर पूछा कि जब आराम करना चाहिए था तो चुपके से बाहर क्यों निकल आई। मिया शर्माते हुए बोली कि वो चेन के पास रहना चाहती है। चेन ने थोड़ा उदास होकर जवाब दिया कि उसे अकेले रहने की जरूरत है। उसने सजेस्ट किया कि नारियल के कबीले की लड़कियां चाहें तो शिविर बनाने में मदद कर सकती हैं। आओ मान गई और मिया को वापस ले जाने लगी। लेकिन मिया जाते जाते चेन से बार बार कहती रही कि सोच समझकर डिसाइड करे और लीसा की जगह उसे चुने। इसके बाद चेन ने ठान लिया कि लीसा से इस बारे में बात करनी होगी। अगले दिन जब चेन उठा तो उसने देखा कि सब लोग हैरान कर देने वाले तरीके से घुल मिल रहे हैं। नारियल के कबीले के लोग भी घर बनाने में हाथ बटा रहे थे। वो उस खेती की जमीन की तरफ चल पड़ा जहां नारियल के कबीले का कुछ वक्त के लिए शिविर था। वहां पहुंचते ही आऊ ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या रानी से मिलने आया है। उसने हाँ कहा तो आऊ ने बताया कि लीसा नदी के पास है। उसने लीसा को आवाज दी और बाकी सबको वहां से जाने को कहा। जब दोनों अकेले रह गए तो लीसा ने पूछा कि कोई जरूरी काम है। चेन ने कहा कि नहीं, बस देखने आया था कि उसका घाव कैसा है। लीसा ने बताया कि 2-3 दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएगी। फिर उसने पूछा कि क्या चेन उनके रोमांस की शुरुआत जल्दी करना चाहता है। चेन थोड़ा घबराया और मना किया। फिर उसने उसका नाम पूछा। लीसा ने कहा कि उसे लीसा बुला सकता है। यह वही नाम था जो पुरानी रानी ने उसे दिया था, लेकिन उसके जाने के बाद से किसी ने भी यह नाम नहीं लिया था। यह सुनकर चेन और बेचैन हो गया। उसे लगा कि या तो हुक्म मानना होगा या देश निकाला झेलना होगा। चाहे तो कबीले का नाम प्रेइंग मैंटिस कबीला भी रख सकती है। चेन ने पूछा कि क्या पुरानी रानी के भी साथी थे और उनका क्या हुआ। लीसा ने बताया कि उन सबको खा लिया गया था। उसके कबीले में रानियां ज्यादा ताकत पाने के लिए अपने साथियों को खा जाती थी। चेन और भी घबरा गया। लेकिन जब लीसा ने कहा कि यह पुरानी रानी का रिवाज था और उसका इसे निभाने का कोई इरादा नहीं, तो थोड़ी राहत मिली। चेन ने फिर पूछा कि क्या उसने खुद कभी किसी को खाया है। लीसा ने बताया कि वो हाल ही में रानी बनी है और उसका कभी कोई साथी नहीं रहा तो मौका ही नहीं मिला। चेन ने अलविदा कहा और जश्न की तैयारी के लिए निकल पड़ा। वापस जाते वक्त उसने सोचा कि अगर खाए जाने का खतरा नहीं है तो शायद मिया से भी बात करनी चाहिए। अचानक पीछे से लीसा की आवाज आई। उसने कहा कि हालांकि वो लोगों को नहीं खाती, लेकिन अगर कोई उसके साथ गलत करे तो उसे सजा देने में जरा भी देर नहीं लगाएगी। कुछ देर बाद चेन बैठक कक्ष से गुजरा और सबको काम करते देखा। तभी उसे याद आया कि मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं। उसने डिसाइड किया कि पहले कैदियों को पकड़ना और इलाका सिक्योर करना जरूरी है। उसने स्टोन बोन को बताया कि वो कुछ वक्त के लिए बाहर जा रहा है। तब तक स्टोन बोन सबके काम को संभाले और अगर कुछ जरूरी हो तो किसी को साउथ में समुद्र तट पर ढूंढने भेजे। सीन दक्षिण समुद्र तट पर बदला। चेन ने वहां जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। वो सोचने लगा कि यह क्या हुआ। क्या बेकलान का सफाया हो गया था। डोडो पक्षी लाशों के बीच बेफिक्री से घूम रहे थे। चेन को एहसास हुआ कि फिलहाल यह जगह सेफ है। उसने बेकलान के शवों को ध्यान से देखा। उनमें अभी भी थोड़ा लचीलापन था और सड़न की कोई गंध नहीं थी। यह लड़ाई ज्यादा पहले नहीं हुई थी। उसने यह भी देखा कि उनके पंजे अजीब तरह से नुकीले थे और घाव भी उन्हीं जैसे थे। उसे शक होने लगा कि कहीं पानी में रहने वाले लोग आपस में ही न भिड़ गए हों। इससे बचे हुए लोगों को ढूंढना और भी जरूरी हो गया। एक लाश पर उसकी नजर पड़ी जिस पर अंदरूनी चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन चेहरा दर्द से बिगड़ा हुआ था, जैसे मौत बहुत तकलीफ दे रही हो। वो अभी यह सब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि सैम कहीं से सामने आ गया और चिल्लाया कि बेकलान के कुछ लोग उनके अड्डे पर हंगामा मचा रहे हैं। यह सुनते ही चेन तुरंत बेस की तरफ दौड़ा। सीन बेस पर बदला। स्टोनबोन ने सबको पास रहने, ताकत बचाकर रखने और आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने लकड़ी के भाले फेंके, लेकिन बेकलान के उन पागलों ने उन्हें बिना किसी खरोंच के झेल लिया। जैसे ही वो करीब आने लगे, स्टोनबोन ने सबसे कहा कि शांत रहो और हर तरीके से लड़ो, बस किसी को पानी में मत गिरने देना। एक बार ऐसा हो गया तो बचने का कोई मौका नहीं। पागलों ने हमला किया, लेकिन पत्थरों की बौछार ने उन्हें रोक दिया। तभी रानी लीसा की अतिरिक्त सेना आ गई। लीसा ने स्टोनबोन से पूछा कि क्या हो रहा है, क्या ये बेकलान के दुश्मन है और दक्षिणी छोर से अचानक अड्डे पर क्यों आ गए। स्टोनबोन ने कहा कि उसे कोई आइडिया नहीं, ये पागल अचानक साउथ रिवर से निकले और अड्डे पर टूट पड़े। फिर दोनों तरफ से भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लीसा खुद भी लड़ाई में कूद पड़ी। उसने बेकलान के लड़ाकों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे एहसास हुआ कि इनके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। जब लीसा एक हमलावर से लड़ रही थी, तभी एक बड़े पागल ने उस पर घात लगाने की कोशिश की। चेन पूरी ताकत से बीच में आया और जोरदार वार किया, लेकिन पागल ने उसे आसानी से झेल लिया। चेन चौंक गया। फिर बेकलान के 2 लोगों ने चेन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हांगू और लैन गुए बीच में आ गए और उन्हें नीचे गिराकर बेहोश कर दिया। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर बेकलान को अपना राजा चाहिए तो पहले इनसे निपटना होगा। चेन ने हांगू और लैन गुए की तारीफ की और उन्हें छोटे मोटे पागलों से निपटने को कहा। लीसा से भी कहा कि अपने लोगों को इनसे निपटने में लगाओ, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उस बड़े राक्षस पर होना चाहिए। लीसा मानी और अंदर दौड़ पड़ी। चेन ने सबसे कहा कि जब तक उसकी अपनी लड़ाई का फैसला नहीं हो जाता, वो इन सब पर भरोसा कर रहा है। फिर उस बड़े पागल से बोला कि बे कबीले के साथ क्या हुआ इसका उसे अंदाजा नहीं, लेकिन नए कबीले का इससे कोई लेना देना नहीं। शायद ये गलत निशाने पर हमला कर रहे हैं। उस पागल ने उसकी
बात सुनी ही नहीं और हमला कर दिया। चेन तनाव में आ गया और चिल्लाते हुए पूछा कि क्या बोलने की ताकत भी खो दी है। वो उसकी जबरदस्त ताकत देखकर दंग रह गया। मन में सोचने लगा कि एक आम इंसान से कई गुना ज्यादा ताकत और स्पीड होने के बावजूद इसका सामना कैसे करेगा। इन पागलों के सामने वो खुद को एक कमजोर योद्धा जैसा महसूस कर रहा था और अपने लोगों के चारों तरफ होने की वजह से वो अपनी कुल्हाड़ी का छिपा हुआ स्किल इस्तेमाल करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। सोचते सोचते वो उस पागल के हमले की लय नहीं पकड़ पाया और उसने अपने दांत उसके हाथ में गड़ा दिए। शुक्र था कि उसने वक्त रहते हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि बैल राजा का लबादा बीच में आ गया और वार झेल गया। उस सुरक्षा के बिना उसका बायां हाथ शायद पूरी तरह कट चुका होता। वो पागल और भी आग बबूला हो गया और पूरी रफ्तार से फिर से टूट पड़ा। चेन बाल बाल बचा और उस दरिंदे ने उसकी चादर फाड़ दी। चेन एकदम जम गया। ये इतना तेज कैसे हो गया? अगर वो चादर से खुद को छुड़ा नहीं पाता तो वो मर चुका होता। तभी उसने देखा कि वो पागल अचानक हमला बंद कर देता है। चेन सोचने लगा कि यह रुका क्यों। एक पल बाद वो पीछे हट गया। चेन को कुछ अजीब लगा। उस बड़े पागल ने सिर्फ उसकी चादर का वो हिस्सा फाड़ा था जिस पर खून लगा था। उसने यह भी देखा कि आऊ अकेला था और बड़ी तादाद में बेकलान के लोगों से घिरा हुआ था। तभी चेन को समझ आया, बेकलान खून की गंध से शिकार का पता लगा रहे थे। इस अजीब हालत में वो पूरी तरह अपनी इंस्टिंक्ट पर चल रहे थे और चेन ने तुरंत सोचा कि इसी बात को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। तभी सैम वापस आया और पूछा कि क्या चाहिए। चेन ने उसे कहा कि 2 लोगों को साथ लेकर जाओ और सुअरबाड़े से 3 बच्चे लेकर आओ। सैम ने हैरानी से उसे देखा और याद दिलाया कि उन बच्चों को बाद के लिए बचा कर रखा था। चेन ने गुस्से में कहा कि बस करो और जाओ। मन में गुस्से से भरा हुआ था कि बेकलान उसे 3 कीमती बच्चे खोने पर मजबूर कर रहा है। इसका हिसाब बाद में होगा। फिर उसने लिसा को कहा कि सभी घायलों को लड़ाई से बाहर निकालो। थोड़ी देर में सैम उन बच्चों को लेकर लौट आया। चेन ने कहा कि इन्हें नदी की तरफ छोड़ दो। जैसे ही छोड़ा गया, डरे हुए बच्चे सुरक्षा की तलाश में पानी की तरफ भागे, लेकिन हुआंगशु भाले लेकर पहले से इंतजार कर रहा था और उसने उन पर वार किया। जैसे ही वो घायल हुए, बेकलान के सारे पागल उनकी तरफ मुड़ गए और उन पर टूट पड़े। जब पागल उन्हें नोच रहे थे, तभी चेन ने सबको आदेश दिया कि अपने भालों की नोकों पर लकवे वाली दवा लगाओ और किसी के भी जरूरी अंग पर वार मत करना। तभी हांगू ने कहा कि बेकलान के पागल फिर से अजीब हरकतें कर रहे हैं। चेन ने देखा तो वो दंग रह गया। पागल अजीब तरह से कांप रहे थे और धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगे। चेन ने गुस्से में पूछा कि क्या सैम ने उन बच्चों को जहर दिया था। सैम ने साफ मना किया। यह सुनकर चेन और सतर्क हो गया। उसने सबको दूरी बनाए रखने और चौकन्ना रहने को कहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि बेकलान के साथ हो क्या रहा है। कुछ देर बाद सीन खेती वाले इलाके में बदला। बेकलान के सभी लोगों को पिंजरों में बंद कर दिया गया था। आयुन ने सबको सतर्क रहने को कहा, कोई हिले डुले नहीं। जब बेकलान के कैदियों की आंखें खुली तो वो तुरंत मदद मांगने लगे। आयुन ने एक लड़की को राजा चेन को खबर देने भेजा। थोड़ी देर बाद चेन वहां पहुंचा और पूछा कि क्या हो रहा है। उसने देखा कि बेकलान का हर बंदा पानी के लिए बेताब था। चेन ने पहले आयुन से पूछा कि बेकलान का मुखिया हेक्टर कहाँ है। उसने बताया कि हेक्टर को बाकी सबसे अलग रखा गया है। जब चेन हेक्टर के पिंजरे के पास पहुंचा तो वो भी पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा था। चेन ने अपनी बोतल से थोड़ा पानी उस पर छिड़का, फिर पूछा कि क्या वो उसकी बात समझ पा रहा है। हेक्टर ने हाँ कहा। चेन ने पूछताछ का काम आऊ को सौंप दिया। आऊ ने हेक्टर को पानी दिया और बोली कि जितना चाहे पी सकता है। हेक्टर ने कहा कि उसके लोगों को भी पानी चाहिए। उसने चेन से गुजारिश की। आऊ ने उसे भरोसा दिलाया कि सबको पानी मिलेगा। फिर पूछा कि क्या वो कुछ सवालों के जवाब देने को तैयार है। हेक्टर ने घबराकर पूछा कि सिर्फ इस वजह से उसके कबीले पर हमला क्यों किया गया। उसने कहा कि उसने सुना था कि विशाल पत्थर वाला कबीला अजीब है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना। आऊ ने पूछा कि क्या वो ये कह रहा है कि विशाल पत्थर के कबीले ने उन पर हमला किया। हेक्टर चौंक गया और बोला कि उसने उसे ये कब बताया कि चेन का कबीला विशाल पत्थर का कबीला नहीं है। आऊ ने समझाया कि वो एक नया कबीला है और चेन उनका राजा है। हेक्टर ने कहा कि उसने किसी नए कबीले के बारे में कभी नहीं सुना, तो जरूर विशाल पत्थर के कबीले ने उन्हें बहुत दूर खदेड़ दिया होगा। आऊ ने कहा कि वो फिर से गलत है। हेक्टर को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसने उनकी जमीन पर हमला किया और नए कबीले का विशाल पत्थर के कबीले से कोई लेना देना नहीं। यह बेकलान के लोग थे जो पागल जानवरों की तरह टूट पड़े। हेक्टर ने यकीन करने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसे आऊ की कोई बात याद नहीं। आऊ ने कहा कि ठीक है, जो भी याद है वो बताए। हेक्टर ने बताया कि उसका कबीला साउथ फिश के आसपास रहता था और हमेशा की तरह आपस में लड़ झगड़कर और खेलकर वक्त गुजारता था। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और रोते हुए बोला कि किसी ने उसका डोडो पक्षी चुरा लिया। हेक्टर ने बच्चे से कहा कि हिम्मत रख और अपनी चीज के लिए लड़। उसे लगा कि स्केली और बाकी लोगों ने चुराया होगा, लेकिन बच्चे ने कहा नहीं, उन अजीब लोगों ने चुराया। जब हेक्टर ने देखा तो उसे विशाल पत्थर के कबीले के लोग दिखाई दिए। गुस्से में आकर उसने पूछा कि वो उसके इलाके में क्यों आए हैं। विशाल पत्थर के सरदार ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने लोगों को बेकबीले पर हमला करने का आदेश दे दिया। हेक्टर को समझ नहीं आया कि यह अचानक क्यों हुआ। लड़ाई में वो बेहोश हो गया और जब होश आया तो नए कबीले के लोगों ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया था। फिर चेन ने हेक्टर को बताया कि वो पहले उनके गांव गया था, वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा था।
अगर उन्होंने बेकलान के बचे हुए लोगों को नहीं बचाया होता तो बेकलान का नाम लेने वाला भी नहीं रहता। यह सुनकर हेक्टर टूट गया। अपने लोगों को बचा न पाने का दर्द उस पर हावी हो गया। अचानक हेक्टर के शरीर से कुछ गिरा। आउ ने उसे उठाया और चेन को दिखाया। चेन ने सिस्टम से उसकी जांच की तो पता चला कि यह इंडस्ट्रियल हेम्प था, एक जड़ी बूटी जो दर्द कम करती है लेकिन धुएं में सांस लेने पर हेलुसिनेशन पैदा करती है। यह देखकर चेन की चिंता बढ़ गई। उसे लगा कि इसके पीछे विशाल पत्थर के कबीले का हाथ हो सकता है। बाद में सब बेकलान के कैदियों को पानी पिलाने में लगे थे। इसी दौरान चेन ने बेकलान के हर बंदे से वो पत्ते इकट्ठा किए और उन सब पर एक ही अजीब निशान देखा। उसे सैम की वो बात याद आई जब उसने कहा था कि विशाल पत्थर के कबीले के नेता को किसी देवता की ताकत मिली हुई है, लेकिन अब वो किसी देवता से कम और किसी बुरी ताकत के ज्यादा करीब लग रहा था। चेन को पूरा शक था कि इसी हेम्प ने बेकलान को आपस में लड़ाया था और यह भी कि विशाल पत्थर के कबीले ने जानबूझकर यह सब रचा है। बेकलान का नवोदित जनजाति की जमीन पर यह हिंसक हमला इत्तफाक नहीं था। अगर उन्होंने जानबूझकर बेकलान को यहाँ भेजा था तो इसका मतलब था कि नवोदित जनजाति पर पहले से नजर थी और उन्हें एक खतरे की तरह देखा जा रहा था। हेक्टर अपनी सारी ताकत के बावजूद किसी और की कठपुतली बन गया था। इससे साफ था कि विशाल पत्थर का कबीला कोई मामूली खतरा नहीं था। चेन ने अपने स्टैट्स जांचे। 3 पॉइंट्स की ताकत शायद काफी नहीं होगी। असली टकराव से पहले खुद को और मजबूत करना होगा। आउ पास आई और वार्निंग दी कि हेक्टर मानसिक तौर पर टूटने के करीब है। अगर ऐसा हुआ तो शायद कोई जवाब न मिले। चेन ने कहा कि उनके पास इंतजार करने का वक्त नहीं है, खतरा कभी भी आ सकता है। आउ ने पूछा कि क्या उसका मतलब है कि विशाल पत्थर का कबीला उनके अड्डे पर हमला कर सकता है। चेन ने कहा कि समझाना मुश्किल है, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि उस कबीले ने हेम्प की पत्तियों से बेकलान को कंट्रोल किया था। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए जल्दी से हेक्टर की यादें ताजा करनी होंगी और ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकालनी होगी। चेन ने स्टोन बोन से कहा कि खुद को दोष देना बंद करे। एक बार कोई उस जहरीले धुएं में सांस ले ले तो सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता। फिर उसने वो पत्ता ऊपर उठाया और हेक्टर को दिखाया। हेक्टर ने देखा और बोला कि यह गंध जानी पहचानी है। उसे धुंधला याद था कि उन लोगों से लड़ते वक्त यह गंध आई थी, लेकिन तब यह दूसरी गंधों में दबी हुई थी। बस इतना याद था कि यह तीखी और घिनौनी थी। चेन और चिंतित हो गया। उसने सोचा कि क्या विशाल पत्थर का कबीला कई जहरीले पौधे इस्तेमाल कर रहा होगा। कोई भी जवाबी कदम उठाने से पहले हर जड़ी बूटी के असर को समझना जरूरी होगा। हेक्टर ने पूछा कि क्या राजा चेन विशाल पत्थर के कबीले का पीछा करने की सोच रहा है, और साथ ही यह भी कहा कि बे कबीला भी इसमें साथ देना चाहता है। अगर वो अपने लोगों का बदला नहीं ले पाया तो जिंदगी भर ये अफसोस रहेगा। बेकलान के बचे हुए सारे लोग एक साथ चिल्लाए कि वो भी बदला चाहते हैं और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। चेन सोचने लगा। मेन मिशन के लिए अभी और लोगों की जरूरत थी और अभी उनकी आबादी में सिर्फ 4 लोगों की कमी थी। तभी हेक्टर ने बताया कि उनकी नाकें बहुत तेज हैं और इससे चेन को काफी मदद मिल सकती है। चेन ने कहा कि यही बात उसे परेशान कर रही थी। उनकी तेज सूंघने की काबिलियत जड़ी बूटियों का पता लगा सकती है, लेकिन खून के प्रति यही तेज सूंघने की काबिलियत का मतलब था कि अगर बेकलान फिर से बेकाबू हो गया तो नतीजा बहुत बुरा होगा। हेक्टर ने चिल्लाते हुए कहा कि उस जहरीले धुएं के बिना वो आसानी से खुद को संभाल सकते हैं। चेन ने सिर हिलाया और कहा कि असली दुश्मन विशाल पत्थर का कबीला है। फिर पूछा कि अगर लड़ाई में वो धुआं फिर से छोड़ा गया तो वो क्या करेंगे। हेक्टर ने उदास होकर कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वो लड़ने से मना कर देंगे। चेन ने कहा कि वो बदले की भावना समझता है, लेकिन सिर्फ गुस्से और नफरत से कुछ हल नहीं होगा। उसने यह भी वार्निंग दी कि हेक्टर की जो भी प्लान है टोर शायद उसका साथ न दे। हेक्टर ने जवाब दिया कि वो बेकलान के आखिरी लोग हैं। अगर चेन उनके लोगों का बदला लेने में मदद कर सकता है तो उनकी जान उसकी है। चेन ने हेक्टर से कहा कि अगर वो कबीले में शामिल हो जाए और नए कबीले के प्रति वफादारी की कसम खाए तो वो बदले की गारंटी देगा, लेकिन एक बात साफ कर दी कि बेकलान के हर सदस्य को पर्सनली इसमें हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा। फिर चेन ने हेक्टर से पूछा कि वो इस सौदे के बारे में क्या सोचता है। हेक्टर और बेकलान के बाकी सब लोगों ने एक साथ चिल्लाकर कहा कि वो मंजूर करते हैं। जैसे ही चेन जाने के लिए मुड़ा, हेक्टर ने उसे आवाज दी। चेन तुरंत समझ गया और आउ और आयुन को बेकलान को पिंजरों से आजाद करने को कहा। अब वो दोस्त थे। जैसे ही उसने ऐसा किया, सिस्टम ने कहा कि कबीले का मिशन पूरा हो गया है। चेन को 3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स, एक बड़ा मटेरियल चेस्ट और एक विरासत पट्टिका मिली क्योंकि उसने 7 दिनों के अंदर काम पूरा कर लिया था। साथ में एक सरप्राइज गिफ्ट पैक भी था। चेन ने आखिरकार राहत की सांस ली। यह क्वेस्ट आखिर पूरी हुई। उसने तीनों एट्रीब्यूट पॉइंट्स ताकत में लगाने का फैसला किया। जैसे ही पॉइंट्स बांटे गए, ताकत की एक बहुत बड़ी लहर उसके अंदर दौड़ गई। वो अपने पूरे बॉडी में एनर्जी का बहाव महसूस कर सकता था। जब सब कुछ शांत हुआ तो उसने देखा कि उसके बाल लंबे हो गए हैं। उसे हैरानी हुई कि क्या यह ताकत बढ़ाने का कोई साइड इफेक्ट था। इसके बाद उसने रिवॉर्ड्स देखने शुरू किए। बड़े चेस्ट में उसे 1 टन हेमेटाइट मिला। यह देखकर वो खुश हो गया। इसका मतलब था कि ब्रॉन्ज एज को स्किप करके सीधे आयरन एज में जा सकता है। फिर उसने सरप्राइज गिफ्ट पैक खोला। 3 जार हेमेटाइट मरहम देखकर उसकी खुशी और बढ़ गई। पिछली बार के मुकाबले यह इनाम कहीं बेहतर था। फिर उसने सिस्टम को विरासत पट्टिका दिखाने को कहा। उस पर लिखा था कि एक सिविलाइजेशन आइटम
मिला है। हालांकि इसे खोलने के लिए 10 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स खर्च करने होंगे। उसने बिना सोचे पॉइंट्स लगाए और पहचान पूरी की। पट्टिका का नाम था विनम्रता का भाव। चेन को तुरंत एहसास हुआ कि यह उनकी सभ्यता के विकास के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। वो खास तौर पर इसलिए खुश था क्योंकि अब उसे मर्दों और औरतों के साथ नहाने की चिंता नहीं करनी होगी। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई लीसा को नहाते हुए देखे। ये सब निपटाने के बाद चेन की नजर फिर उस बड़ी प्रॉब्लम पर गई, विशाल पत्थर के कबीले से कैसे निपटा जाए। तभी आओ आ गई। उसने चेन का नया बॉडी देखा तो देखती रह गई, लंबा, चौड़ा, ज्यादा मजबूत। चेन ने उसे इग्नोर करते हुए पूछा कि क्या चाहिए। आओ ने पूछा कि क्या वो विशाल पत्थर के कबीले से बात करे और किसी भी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करे। चेन ने कहा कि कोई गलतफहमी नहीं है। उस कबीले ने पहले ही उन्हें खत्म करने का फैसला कर लिया था। उसने उन्हें अब तक का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ऐसे दुश्मन जो दूसरों को आपस में भड़का सकते हैं और केओस से फायदा उठा सकते हैं। आओ घबराकर बोली कि अब कबीले को क्या करना चाहिए। चेन ने अपना डर छिपाते हुए कहा कि अभी सबसे बेहतर कदम यह है कि डिफेंस मजबूत करो, खाना इकट्ठा करो और पूरी तरह तैयार होने तक उस कबीले को मत छेड़ो। सीधे शब्दों में अपनी असली ताकत छुपाओ और सही वक्त का इंतजार करो। फिर आओ ने पूछा कि 22 नए लोगों को कैसे ऑर्गेनाइज करें। चेन ने कहा कि बेकलान के लोगों को 3 टीमों में बांटो, एक घर बनाने के लिए, एक खाना इकट्ठा करने के लिए और एक जाल बनाने के लिए। जाल सुनकर आओ उलझ गई और पूछा कि जाल किस काम के। चेन ने सीधे समझाया कि जाल उनके इलाके की रक्षा में काम आएंगे। दुश्मनों को या जंगली जानवरों को जिंदा पकड़ा जा सकता है। इससे कबीले की सुरक्षा और पक्की हो जाएगी। फिर उसने आओ को बताया कि एक और जरूरी काम है। इतने सारे नए लोगों का पेट भरना था तो खाने की सप्लाई के बारे में अभी से सोचना होगा। बचा हुआ मांस बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसलिए सबको पहले सूखा मांस बनाना सीखना होगा। जब स्टोन बोन आया और चेन का बड़ा हुआ बॉडी देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। चेन ने उसे कहा कि इसे छोड़ो और काम पर ध्यान दो। उसने स्टोन बोन को आदेश दिया कि आसपास के पहाड़ों में जाल बिछाना शुरू करो। जितने घने जाल होंगे उतना बेहतर। उसने यह भी बताया कि उसके लिए हेल्पर्स पहले से चुन लिए गए हैं और वो खुद उसे पहला जाल बिछाना सिखाएगा। लेकिन उसने एक बात जोर देकर कही कि असली बात सिर्फ जाल बिछाना सीखना नहीं है। असली बात यह थी कि हर जाल की जगह दिमाग में याद रखनी होगी। यह सुनकर स्टोन बोन घबरा गया और उसने माना कि यह काम बिल्कुल भी मजेदार नहीं लग रहा। चेन ने हल्के से उसके हेलमेट पर हाथ फेरा और बोला कि हर जाल की जगह याद रखने का यह भरोसा ही उसकी अहमियत साबित करता है। यह बात पूरी तरह सीक्रेट रहनी चाहिए। सिर्फ चेन और स्टोन बोन को ही सब पता होगा, कोई तीसरा इसमें नहीं आएगा। उसने स्टोन बोन को अलग अलग हिस्सों में काम करने को कहा ताकि किसी एक बंदे को किसी एक इलाके के सारे जालों की जगह न पता चले। अगर उनमें से एक भी गद्दार निकला तो नतीजा बहुत बुरा होगा। जाल बिछाने के बाद चेन ने कहा कि स्टोन बोन को हर जगह की जानकारी उसे देनी होगी। उसने समझाने के लिए जो चित्र बनाए थे वो भी मिटा दिए और स्टोन बोन को वार्निंग दी कि कुछ भी कहीं मत लिखना, सब कुछ दिमाग में रहना चाहिए। स्टोन बोन ने माना कि यह मुश्किल लग रहा है, लेकिन चेन के भरोसे पर खरा उतरने का वादा किया। चेन ने उसकी तारीफ की और फिर आराम करने को कहा। काम अंधेरा होने के बाद शुरू होगा। चेन ने अपने घर के बाहर विनम्रता का संदेश देने वाली पट्टिका लगा दी ताकि हर आने जाने वाला उसे देख सके और उसका मतलब समझ सके। फिर उसने लांगू से कहा कि वो थोड़ी देर सोने जा रहा है। स्टोन बोन और बाकी लोग रात में आएंगे। अगर उससे पहले कोई जरूरी काम हो तो तुरंत जगा देना। घर के अंदर चेन बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि अभी कितना कुछ करना बाकी है। सैनिकों को अलग अलग यूनिट्स में ट्रेन करना, डिफेंस तैयार करना, गश्त लगाना, नई टेक्निक्स खोजना, इलाका बढ़ाना। काम कभी न खत्म होने वाला लग रहा था। फिर भी उसने सोचा कि यह कम मिलने वाला आराम का मौका है, इसका फायदा उठाना चाहिए। और जल्दी ही उसकी आंखें बंद हो गईं। जब चेन की आंखें खुली तो उसने खुद को एक अलग ही जगह पाया जहां खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई थीं। चेन ने उनसे नाम पूछा। उन्होंने बताया कि वो शियाओया, लिली और तादान है। चेन खुश होकर बोला कि लगता है आज थोड़ा ज्यादा पी लिया, लेकिन वो खुश था कि वापस आ गया। जंगल में जिंदा रहने के उन थका देने वाले दिनों से फ्रीडम मिल गई थी। उनकी कंपनी अच्छी लग रही थी। थोड़ी देर बाद शियाओ उसके बगल में लेटकर बोल रही थी कि उठो, काम का वक्त हो गया। चेन कराहते हुए बोला कि अब और नहीं होता। फिर आवाज आई कि वो शियाओ यू नहीं है। चेन ने कई नाम लगाए, सब गलत निकले। आखिर में उस आवाज ने कहा कि वो स्टोन बोन है। चेन डर के मारे उछलकर जाग गया और चिल्लाया, बस एक सपना था। गुस्से में उसने पूछा कि स्टोन बोन उसके कमरे में क्या कर रहा है। स्टोन बोन ने बताया कि चेन ने खुद रात में आने को कहा था, लेकिन जब वो आया तो चेन ने उसे पकड़ लिया और उससे हाथापाई करने लगा। चेन पूरी तरह हक्का बक्का रह गया।